चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला स्टैंडर्ड हमने अपने एजेंडा में कवर करना है दैट इज IS 8, जिसका टाइटल है अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स। अब इस स्टैंडर्ड के टाइटल से ही हमें समझ आता है कि इस स्टैंडर्ड के अंदर तीन एजेंडा आइटम्स हैं। नंबर वन, अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग पॉलिसीज का चेंज। नंबर टू, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का चेंज। और नंबर थ्री कि अगर कोई प्रायर पीरियड एरर आइडेंटिफाई होता है तो उस प्रायर पीरियड एरर को हम किस तरह से रेक्टिफाई कर रहे होंगे। देखिए हमारे FAR 1 के करिकुलम में ना एरर से पर्टेनिंग दो चैप्टर्स है जो कि हमारे कोर्स का पार्ट है। एक चैप्टर है करेक्शन ऑफ एरर्स का और एक चैप्टर है IS 8 में भी एरर्स का एक कंपोनेंट। दोनों एरर्स में फर्क क्या है? अगर करंट ईयर में तुमने कोई गलती की है, अगर करंट ईयर में तुमने कोई गलती की है जिससे तुम्हारा ट्रायल बैलेंस रिकंसाइल नहीं हो रहा, जिससे तुम्हारे पास सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो रहा है, किसी चीज पे गलत डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, किसी चीज पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया, कोई परचेज सेल्स गलत सलत रिकॉर्ड करी, तो करंट ईयर के एरर्स को जब तुम करंट ईयर में ही रेक्टिफाई करते हो ना, तो ये करेक्शन ऑफ एरर है। IS 8 में जो एरर्स की बात होगी, IS 8 में जो एरर्स का जिक्र होगा वो प्रायर ईयर एरर्स का जिक्र होगा कि अगर प्रायर ईयर के एरर्स है तो उनको हम किस तरह से एज पर द स्टैंडर्ड IS 8 एडजस्ट या रेक्टिफाई कर रहे होंगे। पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के हवाले से। अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के हवाले से देखिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की ट्रीटमेंट में तो एक लफ्ज है कि एक जगह रेट्रोस्पेक्टिव एक जगह प्रोस्पेक्टिव। क्रिटिकल ये है कि आप समझें कि अकाउंटिंग पॉलिसीज और एस्टिमेट्स में फर्क क्या है और आइडेंटिफाई कर पाए हमारे सवाल के सिनेरियोज में कि ये पॉलिसी को चेंज करने की बात कर रहा है या एस्टिमेट को चेंज करने की बात कर रहा है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त जो रूल्स, जो प्रिंसिपल्स, जो अकाउंटिंग रूल्स और प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते हो ना, दीज आर अकाउंटिंग पॉलिसीज। दीज आर अकाउंटिंग पॉलिसीज। जितने सारे हमने स्टैंडर्ड FAR 1 में कवर किए, FAR 2 में और CA फाइनल में कवर करेंगे, उसमें एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करना, इनिशियली और सब्सिक्वेंटली मेजर करना, ये जो सारे रूल्स बताए हुए ना, दीज आर योर अकाउंटिंग पॉलिसीज। इन्वेंट्री को इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, सब्सिक्वेंटली लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्ड करना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल में मेजर करना है। सेम इज द केस विद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये जो सारे रूल्स आपको पढ़ाए जाते हैं ना, ये सारी चीजें अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मैनेजमेंट के वो जजमेंट्स, वो अंदाजे, वो एस्टिमेट्स है जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम एक एसेट परचेज कर रहे हैं तो IS 16 हमें ये तो बताता है कि उसको कब रिकॉग्नाइज करना है, उसको इनिशियली कैसे मेजर करना है, उसको डेप्रिशिएट करना है, उसको सब्सिक्वेंटली कैसे मेजर करना है, ये IS 16 हमें बताता है। लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगते हैं तो हमें खुद अंदाजा लगाना पड़ता है कि इस एसेट की यूजफुल लाइफ क्या होगी। हमें खुद अंदाजा लगाना पड़ता है कि इस एसेट की इन दी एंड रेजरेबल वैल्यू क्या होगी। हमें खुद अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये एसेट हर साल इक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट देगा या इसका इकोनॉमिक बेनिफिट वक्त के साथ साथ कम होता जाएगा। और फिर हम अपने अंदाजे की बेसिस पे, हम अपने जजमेंट, हम अपने एस्टिमेट की बेसिस पे उसे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, उसे एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, उसे एस्टिमेटेड पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बेसिस पे डेप्रिशिएट कर रहे होते। तो ये जो तुमने मैनेजमेंट का जजमेंट और एस्टिमेट इस्तेमाल किया, दीज आर कॉल्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सर IS 2 हमें ये बताता है कि हमने इन्वेंट्री को इनिशियली कॉस्ट पे मेजर करना है, सब्सिक्वेंटली मेजर करने के लिए हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड है, फीफो मेथड है, और ईयर एंड पे तुम इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे लेकर आओगे। अब ये सारी बातें पॉलिसी एस्टिमेट है, पॉलिसी है, ये सारी बातें पॉलिसी है। लेकिन साल के आखिर में जब तुम अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे लेकर आओगे तो कॉस्ट तो तुम्हारी किताबों का एक सर्टेन नंबर है, लेकिन उस NRV को डिटरमाइन करने के लिए मैनेजमेंट का अंदाजा इस्तेमाल हो रहा होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इनिशियली कॉस्ट पे रखो, सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल। ये चीजें अकाउंटिंग पॉलिसी है। लेकिन अगर तुम कॉस्ट मॉडल में रखते हो तो डेप्रिसिएशन की यूजफुल लाइफ, जैसे कि रेजिडुअल वैल्यू, अगर फेयर वैल्यू मॉडल में रखते हो तो साल के आखिर में जब फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते हुए सारी चीज मैनेजमेंट के अंदाज एस्टिमेट्स हैं। आसान जुगाड़ तरीका यह है कि जहां पे आपकी मर्जी चले ना, वो पॉलिसी है। जहां पे आपकी मर्जी चले, जहां आपकी चॉइस हो, ये पॉलिसी है। जहां आपकी मर्जी ना चले ना, ये एस्टिमेट है। क्या मतलब? सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को सब्सिक्वेंटली कॉस्ट मॉडल में रखना है या रिवोल्यूशन मॉडल में रखना है, ये हमारी मर्जी है। ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है।
सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल में रखना है, फेयर वैल्यू मॉडल में रखना है, ये हमारी मर्जी है, ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है। सर इन्वेंट्री को फीफो मेथड पे डेप्रिशिएट करना है या स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट करना है, ये हमारी, सॉरी, इन्वेंट्री को फीफो मेथड पे मेजर करना है या वेटेड एवरेज मेथड पे मेजर करना है, ये हमारी मर्जी है, ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है। लेकिन अगर मैनेजमेंट एस्टिमेट करती है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की यूजफुल लाइफ 10 साल है और वो चाह रही है कि इसे 6 साल पे डेप्रिशिएट करे, क्या मैनेजमेंट ऐसा कर सकती है? नहीं, मैनेजमेंट ऐसा नहीं कर सकती। मैनेजमेंट को उसे 10 साल पे ही डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, या मैनेजमेंट की मर्जी नहीं चलेगी, ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेटेड। सर मैनेजमेंट को लग रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की यूजफुल लाइफ के एंड पे इसकी रेजिडुअल वैल्यू लाख होगी। मैनेजमेंट चाह रही है कि डेप्रिशिएट करते वक्त हम 1.5 लाख या 2 लाख इस्तेमाल कर लें, क्या मैनेजमेंट ऐसा कर सकती है? नहीं, जो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू है वही इस्तेमाल करनी है, इसलिए ये एस्टिमेट है। सर मैनेजमेंट चाह रही है कि हम एसिड को स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करें या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिशिएट करें, ये मैनेजमेंट की मर्जी है या नहीं? सर मैनेजमेंट ये चाह रही है कि हम एसिड को स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करें या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिशिएट करें, क्या ये मैनेजमेंट की मर्जी है या नहीं? आप कितने लोगों को लग रहा है मर्जी है? बस 4-5 लोग, और बाकी सबको लग रहा है कि मैनेजमेंट की मर्जी नहीं है, या कुछ भी नहीं लग रहा? सर ये मैनेजमेंट की मर्जी नहीं है, ये मैनेजमेंट की मर्जी नहीं है, ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट है। ऐसा क्यों? हम खुद नहीं डिसाइड करते हैं कि स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, नहीं। अगर हमें लगता है ना कि एक एसेट हर साल इक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, तो लाजिम है कि उसे स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट किया जाएगा। और अगर हमें लगता है ना कि एक एसेट पहले साल ज्यादा, दूसरे साल कम, तीसरे साल मजीद कम इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, तो फिर लाजिम है कि आप इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे ही डेप्रिशिएट करोगे। जहां मैनेजमेंट की पास चॉइस है, दिस इज द मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जहां पे चॉइस नहीं है वहां पे एस्टिमेट। एक सवाल में देख रहा था, उसमें ये कह रहा है कि I-23 कहता है कि बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाए अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है और वो इस पास में बोरिंग, जनरल बोरिंग, फलाना डिमांड। मैनेजमेंट चाह रही है कि यार इन कैलकुलेशंस में ना पारे हम बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर देते हैं, क्या ये हो सकता है? ये मैटर ऑफ एस्टिमेट है, ये मैटर ऑफ पॉलिसी है। लेकिन यहाँ तो मैनेजमेंट के पास चॉइस ही नहीं है। सुनो, I-23 मुझे ये कहता है कि अगर क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई जनरल या स्पेसिफिक बोरिंग की जा रही है, तो इस पे आपने बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन करनी है, और उसका एक तरीकेकार हमने पढ़ा। मैनेजमेंट ये चाह रही है कि हम बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन के झंझट में ना पड़े, इसको एक्सपेंस आउट कर दें। नहीं कर सकती, यानी कि आप ये कह रहे हैं अगर मैनेजमेंट ये नहीं कर सकती तो मैनेजमेंट के पास चॉइस नहीं है, और जहां मैनेजमेंट के पास चॉइस ना हो तो वो क्या होता है? तो इसका मतलब है ये बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन एस्टिमेट बन गया। सर ये पॉलिसी है, लेकिन पॉलिसी भी आप वहां पे चॉइस इस्तेमाल कर सकते हो जहां पे स्टैंडर्ड आपको एक से ज्यादा ऑप्शन दे। जहां स्टैंडर्ड ने कोई एक बात कर दी तो स्टैंडर्ड के खिलाफ तो हम कभी भी नहीं जा सकते। सोचना यूं है कि अगर एक स्टैंडर्ड कह रहा है ना कि इस रास्ते जाना है और कोई दूसरा रास्ता दिखाया नहीं, तो अब मैनेजमेंट के पास चॉइस नहीं है, लेकिन ये पॉलिसी ही कहलाया जाएगा। बोरिंग कॉस्ट को जो मैं कैपिटलाइज करता हूँ ये कोई एस्टिमेट नहीं है, इवन तो कि मैनेजमेंट के पास ऑप्शन नहीं है। भाई मैनेजमेंट के पास ऑप्शन नहीं है, स्टैंडर्ड ने ये करने के लिए कहा, तो ये स्टैंडर्ड ने जब ये कहने के लिए करने के लिए कह दिया, तो अब ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट नहीं है। समझ पा रहे मेरी बात? अब इस स्टैंडर्ड के अंदर तो पूरा बताया हुआ है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज बनती कैसे है, जब कोई ट्रांजिशन के लिए पॉलिसीज ना हो तो हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन वो सारी बातें हमारे लिए इस लेवल पे रेलेवेंट नहीं है। हमारे लेवल पे ये रेलेवेंट है कि हमने पॉलिसीज और एस्टिमेट की चॉइस को किस तरह से, पॉलिसीज और एस्टिमेट की चेंज को किस तरह से अकाउंट फॉर करना है। सर पॉलिसीज में जब चेंज आ रहा होगा तो इसकी एप्लीकेशन रेट्रोस्पेक्टिवली होगी, यानी कि हम करंट ईयर और पिछले सालों को जाकर एडजस्ट करेंगे फ्रॉम द रिटेन अर्निंग्स। और एस्टिमेट्स में अगर चेंज आ रहा होगा तो हम इसका इम्पैक्ट प्रोस्पेक्टिवली, यानी पिछले सालों में जो हो चुका वो हो चुका, अब जो चेंज है वो सारा करंट ईयर के ही अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। याद रखिएगा, एस्टिमेट में चेंज उस वक्त आएगा जब ईयर एंड पे मैनेजमेंट की जजमेंट, मैनेजमेंट के अंदाजे, मैनेजमेंट की एस्टिमेट चेंज हो। पॉलिसी में चेंज उसी वक्त आएगा जब पॉलिसी का चेंज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज्यादा बेहतर ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे।
पॉलिसी में चॉइस तो होती है, लेकिन पॉलिसी का चॉइस या पॉलिसी का चेंज करना भी अंधाधुंध नहीं होगा। उसी वक्त होगा जब पॉलिसी को चेंज करने की वजह से मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज्यादा बेहतर, ज्यादा क्लियर, ज्यादा बेहतर ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो तुमसे कहता है कि मैनेजमेंट चाहती है कि हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे ले आए, मैनेजमेंट चाहती है कि हम अपनी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल में ले आए, शौक से लाए, क्योंकि एसेट को फेयर वैल्यू पे लाना, एसेट को रिवैल्यूड अमाउंट पे लाना वुड रिप्रेजेंट अ बेटर ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन अगर वो तुमसे कहता है कि मैनेजमेंट चाहती है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे ले आए, क्योंकि हर साल फेयर वैल्यूएशन में पैसे खर्च होता है, मैनेजमेंट चाहती है कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे ले आए, क्योंकि हर साल रिवैल्यूएशन के लिए अकाउंटेंट को समझाना पड़ता है। अब ये काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल, रिवॉल्यूशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे आ रहे हो, तो दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट द बेटर ट्रू एंड फेयर व्यू। तो पॉलिसी का चेंज है, लेकिन पॉलिसी का चेंज उस वक्त जब पॉलिसी को चेंज करने की वजह से फाइनेंशियल ज्यादा बेहतर ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हो। डेप्रिसिएशन मेथड पे क्रिएट करते हैं ना, अगर चेंज करना हो। सर हम डेप्रिसिएशन मेथड में डेप्रिसिएशन मेथड अगर चेंज ट्रू एंड फेयर पे नहीं अफेक्ट करा हो तो हम पॉलिसी चेंज भी करवा सकते हैं, लाइक मेथड चेंज कर सकते हैं, वो पॉलिसी की होगी। सर किसी ने सवाल पूछा कि अगर हमें डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करना हो तो हम डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। तो फिर ये एस्टिमेट क्यों है, पॉलिसी क्यों नहीं है? थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है कि आपने बताया कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज उस वक्त होगा जब पॉलिसी के चेंज की वजह से फाइनेंशियल ज्यादा बेहतर ट्रू एंड फेयर व्यू दे, सही। लेकिन हम डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते हैं अगर हमें लगता है कि नहीं यार ये एसेट स्ट्रेट लाइन पे नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे बेनिफिट दे रहा है, तो उसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे ले आते हैं, या वाइस वर्सा। डेप्रिसिएशन मेथड का चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों नहीं है, अकाउंटिंग एस्टिमेट क्यों है? सर अगर आपको पता हो कि कोई मेथड अच्छा ट्रू एंड फेयर व्यू देगा तो फिर तो लास्ट नहीं हो जाएगा ना चीज। सर सर अगर मुझे लगता है ना कि इस एसेट का बेनिफिट मुझे एक इक्वल नहीं मिल रहा, कम होता जा रहा है, तो यहां पे मैं इसे स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लाऊंगा। लेकिन ये बेस्ट जजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, ये ट्रू एंड फेयर व्यू की बात नहीं हो रही। और देखिए फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जिसे मैंने कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है। सब्सिक्वेंटली मैं चाह रहा हूं कि मैं फेयर वैल्यू मॉडल पे ले आऊं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? यस कर सकता है, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल पे लाएंगे तो आपका एसेट, आपकी फाइनेंशियल ज्यादा बेहतर ट्रू एंड फेयर वैल्यू प्रेजेंट करेंगे। सर मुझे पता है कि कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे आने पे ज्यादा बेहतर ट्रू एंड फेयर वैल्यू की प्रेजेंटेशन होगी, क्या मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ? यस, मैं कॉस्ट मॉडल पे रहने दूं। लाजमी थोड़ी है कि मैंने कॉस्ट मॉडल से फेयर, देखिए समझिए मेरी बात, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल में है, मुझे पता है कि अगर मैं फेयर वैल्यू मॉडल में चला जाऊंगा तो ज्यादा बेहतर फेयर वैल्यू प्रेजेंट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं फेयर वैल्यू मॉडल में ना हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपकी मर्जी है ना कि कॉस्ट मॉडल में रखना है या फेयर वैल्यू मॉडल में रखना है। हाँ, फेयर वैल्यू मॉडल में जाना है तो बेटर ट्रू एंड फेयर वैल्यू वाली कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि आप फेयर वैल्यू मॉडल में जाए ही जाए, ना जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक एसेट को मैं स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट कर रहा हूं, अब मुझे नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि यार इस एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट वक्त के साथ साथ कम हो रहा है, यानी कि इसको स्ट्रेट लाइन पे नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिशिएट होना चाहिए था, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिशिएट होगा तो यस, करेक्ट डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी, ट्रू एंड फेयर व्यू होगा। क्या मैं इसे अवॉइड कर सकता हूँ? अब मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता। अगर मुझे लग रहा है ना कि एसेट के बेनिफिट वक्त के साथ साथ कम हो रहे हैं, तो अब मेरे लिए लाजिम हो जाएगा कि मुझे इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे ही डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं हम? और लास्ट और थर्ड एजेंडा है हमारे पास IAS 8 का, करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर करंट ईयर का एरर है, करंट ईयर में ही पकड़ा जाता है, सस्पेंस अकाउंट में आ जाता है, तो ये तो करेक्शन ऑफ एरर एक अलग चैप्टर है। इस स्टैंडर्ड में हम ये पढ़ते हैं कि अगर करंट ईयर में रहते हुए आप कोई पिछले सालों की गलती आइडेंटिफाई करते हो, तो उस पिछले सालों की गलती को हम फाइनेंशियल्स में कैसे करेक्ट कर रहे होंगे? सर अगर करंट ईयर में रहते हुए आप कोई पिछले साल की गलती आइडेंटिफाई करते हो, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा उसकी एडजस्टमेंट रेट्रोस्पेक्टिव ही हो। करंट ईयर में रहते हुए अगर पिछले सालों का कोई एरर पता चलता है, तो जरूरी नहीं है कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट हो। ये देखा जाता है कि क्या वो एरर मटेरियल भी है या नहीं।
अगर तो आपने पिछले सालों का कोई एरर आइडेंटिफाई किया और वो मटेरियल ही नहीं है, तो अब आप इसे करंट ईयर में ही एडजस्ट कर दोगे, इसके लिए कोई रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट नहीं। हाँ, अगर आपने कोई प्रायर पीरियड एरर आइडेंटिफाई किया और वो मटेरियल भी है, अब हम इसकी रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव करेक्शन कर रहे होंगे, यानी कि अपने ओपनिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स को एडजस्ट कर रहे होंगे। तो ये बात बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रायर पीरियड एरर हमेशा ही रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर प्रायर पीरियड एरर मटेरियल ही नहीं है, तो फिर आप इसे करंट पीरियड में एडजस्ट कर दो। लेकिन अगर प्रायर पीरियड एरर मटेरियल है, यस, फिर लाजिम है कि आप इसकी करेक्शन रेट्रोस्पेक्टिवली कर रहे सर। मटेरियल की सिग्निफिकेंट कैसे पता चलेगी? सर मटेरियल की सिग्निफिकेंस या मटेरियलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आप सही मानों में इंशाल्लाह कैफेट ऑडिट में पढ़ोगे। लेकिन मैं हिंट दे देता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल, अगर मेरी 1 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है और उस 1 करोड़ की बैलेंस शीट में मेरे पास एक प्लांट आ रहा है जिसकी वैल्यू 15 लाख रुपए है, तो 1 करोड़ की बैलेंस शीट पे 15 लाख का प्लांट इज मटेरियल, क्योंकि वो 15% रिप्रेजेंट कर। लेकिन अगर 1 करोड़ की बैलेंस शीट पे मेरे पास लेट से कि कोई 50,000 का लैपटॉप आ रहा है, तो वो लैपटॉप मेरी 1 करोड़ की बैलेंस शीट के आगे इमटेरियल। ये बात याद रखिएगा, मटीरियलिटी एक एंटिटी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट नहीं है। भाई 1,000 रुपए हो सकता है तुम्हारे लिए मटेरियल हो, मेरे लिए इमटेरियल हो। 1 करोड़ रुपए हो सकता है मेरे लिए मटेरियल हो, इस बंदे के लिए इमटेरियल। तो मटेरियलिटी कोई एंटिटी स्पेसिफिक, मटेरियलिटी कोई जनरल या इंडस्ट्री कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये एंटिटी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट होता है। एक अमाउंट एक बंदे के लिए मटेरियल, दूसरे के लिए मटेरियल। इसी तरीके से अगर मैं तुम्हें पीनल की बात करूं, लेट्स से हमारे पीनल में आ रहा है 20 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इस 20 मिलियन के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपने 3 मिलियन का कोई एक्सपेंस गलत रिकॉर्ड किया हुआ है, तो 3 मिलियन का एक्सपेंस 20 मिलियन के प्रॉफिट के आगे मटेरियल है, 15% का रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आपने 3 लाख का कोई एक्सपेंस गलत रिकॉर्ड किया हुआ है या 3,000 का कोई एक्सपेंस गलत रिकॉर्ड किया हुआ, तो दिस इज इमटेरियल, इसके पीछे इतनी मगजमारी नहीं करेंगे। क्या ये बातें समझ आती है? मैं सर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम IS8 के इस स्टैंडर्ड के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ब्रेक के बाद मिलता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ब्रेक से पहले हमने IS8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स के स्टैंडर्ड के कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह का रिकैप देखा। अब हम IS8 से पर्टेनिंग कुछ ICAP के पास पेपर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल हमारे सामने आ रहा है वो हमारे पास ऑटम 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है। 9 मार्क की वेटेज है सवाल की। ऑटम 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1, 9 मार्क्स। कहता है द रिटेन अर्निंग कॉलम extracted from the draft statement of changes in equity of Puffer Limited for the year ended 31st December 2022 is as follow। हमारे पास एक कंपनी पफर लिमिटेड की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से इन्होंने रिटेन अर्निंग की मूवमेंट, रिटेन अर्निंग का कॉलम दिया है। ईयर एंड हमारा 31st दिसंबर 2022 है। अब रिटेन अर्निंग की मूवमेंट में हमारे पास 31 दिसंबर 2020 का बैलेंस आ रहा है। हमारे पास फाइनल कैश डिविडेंड एट 10% फॉर द ईयर 2020 आ रहा है। हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 आ रहा है। हमारे पास बैलेंस एज ए 31 दिसंबर 2021 आ रहा है। फिर 2022 का प्रॉफिट और 31 दिसंबर 2022 पे रिटेन अर्निंग का बैलेंस। आगे में कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन have not been incorporated in the draft financial statement. The following information have not been incorporated in the draft financial statement. Company has decided to change the method for valuation of inventory from first in first out to the weighted average method, and the value of inventory under each method has been determined as follow। कह रहे कंपनी ने डिसाइड किया है कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड फीफो से वेटेड एवरेज पे ले जाना चाहता है, और दोनों मेथड्स के तहत, फीफो और वेटेड एवरेज मेथड के तहत 31 दिसंबर 2020, 21 और 22 पे हमारी इन्वेंट्री के क्या क्या बैलेंसेस होंगे। यानी पॉइंट नंबर 1 में वो फीफो मेथड से वेटेड एवरेज मेथड पे जाना चाहता है। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसीज का चेंज है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का चेंज है, या करेक्शन ऑफ एरर है? सर ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, यानी कि इसे हम रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट कर रहे होंगे। फिर कहता है इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग बैड डेट company has decided to double the provision for doubtful receivable। The balance of provision for doubtful receivable prior to this change are as follow। कह रहे हैं बैड डेट्स हमारे काफी ज्यादा बढ़ गए, तो कंपनी सोच रही है कि प्रोविजन जो हमने बनाया है बैड डेट का, इसको डबल कर देना चाहिए।
और हमारे पास 3 सालों के रिसीवेबल के अगेंस्ट जो प्रोविजन है उनका बैलेंस आ रहा है, यानी कंपनी अपने प्रोविजन को डबल करना चाहती है क्योंकि बैड डेट इंक्रीज हो रहा है। क्या ये पॉलिसी का चेंज है या एस्टिमेट का? सर ये एस्टिमेट का चेंज है, यानी कि एस्टिमेट के चेंज को हम प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में कहता है company has also decided to recognize all borrowing costs incurred in the year as an expense. Previously, the borrowing costs related to qualifying asset were capitalized as a cost of that asset. Total borrowing costs incurred during the year 2022 and 21 is 87 and 95 million respectively. Out of these, 53 million and 38 million were capitalized in the cost of head office building in 21 and 22 respectively. The construction of the building is expected to complete in 2023. कह रहे कंपनी ने ये भी सोचा है कि कंपनी बोरिंग कॉस्ट को सारा का सारा एक्सपेंस आउट कर दे। पहले कंपनी क्वालिफाइंग एसेट की बोरिंग कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करती थी। 2022 में टोटल बोरिंग कॉस्ट है 87, जिसमें से हमने 53 कैपिटलाइज किया है। 2021 में टोटल बोरिंग कॉस्ट है 95, जिसमें से हमने 38 को कैपिटलाइज किया है। और ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन 2023 में कंप्लीट हो जाएगी। सर ये पॉलिसी का चेंज है या अकाउंटिंग एस्टिमेट का? तो क्या करेंगे, इसको रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट कर देंगे। सर ये अलाउड ही नहीं है, ये डिस्कस भी किया था, ये एग्जांपल डिस्कस की थी कि आप स्टैंडर्ड से हटकर कहीं और नहीं जा सकते। अगर IAS 23 ने कहा है कि क्वालिफाइंग एसिड पे बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है तो फिर करना है। अब यहाँ पे अपनी मैनेजमेंट की मर्जी नहीं चलेगी, तो ये तो हम इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर सकते क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है। रिक्वायरमेंट में कहता है briefly discuss how the above change should be incorporated in the financial statement, 3 मार्क्स। यहाँ पे आपने सिर्फ 3 लाइनें लिखनी है कि चेंज ऑफ inventory valuation from FIFO method to weighted average is a change of accounting policy and it would be accounted for retrospectively. Point number 2, increase in provision for doubtful debt is a change of estimate and would be accounted for prospectively. And point number 3, deviation from the accounting rules and principles as specified या as mentioned in IAS 23 is not allowed. बस ये 3 लाइनें यहाँ लिखनी थी। लिख लेंगे या डिक्टेट करूं? पार्ट बी में कहता है prepare the retained earning column that would appear in the PL statement of changes in equity for the year ended 31st December 2022 in accordance with IFRS। कह रहा आप रिटेन अर्निंग के कॉलम को दोबारा से प्रिपेयर करें जो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स में आना चाहिए। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 को तो हम इग्नोर ही कर देंगे क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में जो रिसीवेबल चेंज हो रहा है उसकी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगी, यानी कि सिर्फ 2022 का प्रोविजन आपका डबल हो जाएगा। जब प्रोविजन डबल होगा तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट होगा 23 के अमाउंट से, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट होगा 23 के अमाउंट से। जब एक्सपेंस डेबिट करोगे तो तुम्हारा जो 2022 का प्रॉफिट है वो 23 से कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, और पॉइंट नंबर 1 में जो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज करेंगे ये हम रेट्रोस्पेक्टिवली करेंगे, यानी कि हर साल की चेंज को हर साल की रिटेन अर्निंग या प्रॉफिट्स में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑटम 23 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। अब देखें ये जो इन्वेंट्री हमारी फीफो मेथड से वेटेड एवरेज मेथड पे जा रही है, ये जो इन्वेंट्री हमारी फीफो मेथड से वेटेड एवरेज मेथड पे जा रही है इसका क्या इंपैक्ट होगा, इसको थोड़ा समझने के लिए हम इन्वेंट्री का डी अकाउंट बनाते हैं। सर इन्वेंट्री का डी अकाउंट हमारा काम कैसे करता है कि हमारे पास एक ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही होती है जो कि लास्ट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, एक परचेजेस आ रही होती है जो कि परचेज बुक से या परचेज लेजर से अमाउंट आ रहा होता है, एक क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही होती है जो कि फिजिकल काउंट से आती है, और बैलेंसिंग हम कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर कैलकुलेट करते हैं, बैलेंसिंग हम कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर कैलकुलेट कर रहे होते हैं।
यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री लास्ट ईयर से आती है, परचेजेस परचेज बुक से, क्लोजिंग फिजिकल काउंट से, और ये नंबर बैलेंसिंग कैलकुलेट किया जाता है। अब इस साइड पे ओपनिंग इन्वेंट्री या परचेजेस जितनी ज्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर उतना ज्यादा होगा, क्योंकि अगर डेबिट साइड हैवी हो रही है तो बैलेंसिंग नंबर भी ज्यादा आएगा। और अगर ये डेबिट साइड में ओपनिंग इन्वेंट्री कम हो रही है, परचेजेस कम हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आपकी कम हो रही होगी। और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी बढ़ रही है तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो रही होगी एज अ बैलेंसिंग नंबर, और क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर बढ़ रही है तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर सॉरी, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर कम हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा हो। ऐसा ही है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सपेंस है, जितना एक्सपेंस बढ़ेगा प्रॉफिट कम होगा, जितना एक्सपेंस कम होगा प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब अगर हम 3 सालों की हमारे पास इन्वेंट्री के बैलेंसेस हैं, 2020, 2021 और 2022। देखो, हमारे पास 2020 की 31 दिसंबर 2020 पे इन्वेंट्री का बैलेंस है, यानी कि 2020 की तो ओपनिंग इन्वेंट्री तो मेरे पास नहीं है, तो 2020 में ओपनिंग इन्वेंट्री का क्या इंपैक्ट है वो मैं नहीं डिटरमाइन कर सकता। लेकिन 2020 की क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं देखूं, मैं फीफो मेथड से वेटेड एवरेज मेथड पे आना चाहता हूं, तो 438 से बढ़कर कितना, 22 से ये बढ़ रही है, 22 से क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ रही है। अगर 2020 में 22 से क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ रही है तो 2020 का कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर नीचे जाएगा, और 2020 का अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर नीचे जाता है तो प्रॉफिट का नंबर ऊपर जाएगा। यानी कि 2020 में 22 से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। रिपीट कर रहा हूं मैं, फीफो मेथड से अगर हम वेटेड एवरेज मेथड पे जा रहे हैं तो इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस 438 से बढ़कर 460 हो रहा है, यानी इसमें 22 का इंक्रीज आ रहा है, 2022 का इंक्रीज आ रहा है 2020 की क्लोजिंग इन्वेंट्री में। अगर 2020 की क्लोजिंग इन्वेंट्री 22 से बढ़ रही है तो जब कॉस्ट ऑफ सेल्स बैलेंसिंग कैलकुलेट किया जाएगा तो वो 22 से कम हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर 22 से कम हो रहा है तो प्रॉफिट का नंबर 22 से बढ़ जाएगा। यानी 2020 में क्लोजिंग इन्वेंट्री चेंज होने की वजह से आपका प्रॉफिट 22 से बढ़ेगा। क्या ये समझ आता है? अब जब आपने 2020 की क्लोजिंग इन्वेंट्री 438 से 460 की, तो इसका मतलब है कि 2020 की क्लोजिंग इन्वेंट्री 2021 की ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो अगर 2020 की क्लोजिंग इन्वेंट्री 22 से बढ़ रही है तो 2021 की ओपनिंग इन्वेंट्री 22 से बढ़ रही है, और अगर 2021 की ओपनिंग इन्वेंट्री 22 से बढ़ रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर भी 22 से बढ़ेगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर 22 से बढ़ेगा तो प्रॉफिट का नंबर 22 से कम होगा। यानी कि 2021 में ओपनिंग इन्वेंट्री के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट में 22 की कमी आएगी। 2021 में क्लोजिंग इन्वेंट्री 560 से कम होकर फीफो मेथड से वेटेड एवरेज मेथड पे आने पे 560 से कम होकर 520 यानी कि 40 से कम हो रही है। अगर 2021 में क्लोजिंग इन्वेंट्री 40 से कम हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 40 से बढ़ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर 40 से बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट 40 से कम हो जाएगा। यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री के कम चेंज होने की वजह से आपकी 2021 की कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर बढ़ेगा, प्रॉफिट का नंबर घटेगा। अब 2021 की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री में 40 की कमी आ रही है, ये 2022 के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री में भी चेंज है। अगर 2021 की क्लोजिंग इन्वेंट्री 22 से 40 से कम हो रही है तो 2022 की ओपनिंग इन्वेंट्री भी 40 से कम हो रही है, और अगर ओपनिंग इन्वेंट्री 40 से कम हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 40 से कम होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स 40 से कम होगा तो प्रॉफिट 40 से बढ़ जाएगा। यानी 2022 में इसका प्रॉफिट के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट इंक्रीज आएगा। और फाइनली 2022 में क्लोजिंग इन्वेंट्री 601 से बढ़कर 618 यानी कि 17 से बढ़ रही है। अगर हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री 17 से बढ़ रही है 2022 में तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर 17 से कम होगा, और 17 से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगा तो प्रॉफिट 17 से बढ़ेगा, यानी कि 17 पॉजिटिव।
तो इस फीफो मेथड से वेटेड एवरेज मेथड में जाने पे 2020 का प्रॉफिट 22 से बढ़ेगा, 2021 का प्रॉफिट 62 से कम होगा और 2022 का प्रॉफिट 57 से बढ़ेगा। बस ये वर्किंग करनी थी। अब हम अपनी रिटेन अर्निंग बना सकते हैं। हमारे पास बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2020 दिया हुआ 928। बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2020 928 मिलियन। दो हजार बीस का अगर आप प्रॉफिट 22 से बढ़ा रहे हो तो 2020 की रिटेन अर्निंग भी 22 से बढ़ जाएगी। तो हमारे पास एक लाइन आइटम आ जाएगा, अफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी 22। ये हमारे पास बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2020 रिस्टेटेड आ जाएगा 950। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने फाइनल कैश डिविडेंड दिया 2020 के साल का 10%, 114। ये नंबर तो अनचेंज रहेगा। तो हमारे पास फाइनल कैश डिविडेंड 2020 एट द रेट ऑफ 10%, ये नंबर अनचेंज रहेगा। फिर हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 है 258। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 58, सॉरी 258। और प्रॉफिट के चेंज और प्रॉफिट में पॉलिसी के चेंज की वजह से कितनी कमी करनी है, 62 की, तो -62। ये नंबर हमारा रीस्टेटेड। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास बैलेंस एसेट 31 दिसंबर 2021 है, ये हम लिख देंगे। और ये बैलेंस भी हम लास्ट ईयर का क्लोजिंग चेंज कर रहे हैं तो रीस्टेटेड। फिर हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट है जो कि पहली बार रिपोर्ट हो रहा है, फॉर द ईयर 2022 328। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022 ये हमें सवाल में दिया हुआ है 328। पॉलिसी के चेंज करने की वजह से प्रॉफिट में इंक्रीज आएगा 57 का। और एक अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज भी था कि आपने 2022 का प्रोविजन 22 से डबल कर देना है, तो यानी कि 22 से ही मजीद बढ़ा देना है, और सॉरी 23 से 2022 का आपने प्रोविजन 23 से डबल कर देना है। तो 23 से ही अगर मैं डबल कर देता हूं तो 23 का एक एडिशनल एक्सपेंस आएगा, 23 का एडिशनल एक्सपेंस आपके प्रॉफिट को कम कर देगा। सॉरी 23 362। अब ये रीस्टेटेड नहीं है क्योंकि ये तो रिपोर्ट ही पहली बार हो रहा है। ये हमारे पास बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2021 1394 आ जाए। तो यहां तक हमारे सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। कॉपी करें इससे, तो फिर अगले सवाल पे आते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्प्रिंग 23 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7। स्प्रिंग 23 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7 15 मार्क की वैल्यू सवाल की। सवाल की रिक्वायरमेंट में हमें कहता है प्रिपेयर आरएल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 अलोंग विद द कंपैरेटिव फिगर्स। हमें 31 दिसंबर 2022 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी
टुगेदर विद कंपैरेटिव फॉर्म करनी है, टुगेदर विद कंपैरेटिव फॉर्म करनी है, और कॉलम फॉर टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या कहता है इस सवाल में? कहता है रोमन इन लिमिटेड has extracted the following information for the purpose of preparation of statement of changes in equity for the year ended 31 दिसंबर 2022। आपके पास 31 दिसंबर 2022 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए ये नंबर्स अवेलेबल है। हमारे पास 2020 और 2021 के ऑडिटेड नंबर्स हैं जो ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं, और 2022 पहली बार रिपोर्ट हो रहा है तो उसके ड्राफ्ट नंबर्स हैं। हमारे पास नेट प्रॉफिट का नंबर आ रहा है 3 सालों का, हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर का नंबर आ रहा है 3 सालों का, हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ रहा है 3 सालों का। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है ऑन 1 फरवरी 2021 बोनस इशू ऑफ 10% वाज मेड एज द फाइनल डिविडेंड फॉर 2020। सर ये बात तो हमें पता है ना कि हर साल का फाइनल डिविडेंड अगले साल दिया जाता है, चाहे वो कैश हो चाहे वो बोनस हो। तो 2021 में 1 फरवरी 2021 में हमने 2020 का फाइनल डिविडेंड दिया, बोनस डिविडेंड दिया 10%। On 15 May 2021, company issued right shares for 20 per share. Right shares were issued in proportion for every one right share for every 4 ordinary shares held. And a transaction cost of 0.5 per share was also incurred. फिर 15 मई 2021 में हमने 20 रुपए के हिसाब से राइट शेयर इशू किए, हर 4 शेयर के बदले एक राइट शेयर इशू किया, और हर शेयर के ऊपर 0.5 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर हुई, यानी कि हमारे हाथों में नेट 19.5 आया होगा। अब ये दोनों एडजस्टमेंट्स 2021 से पर्टेन करती थी, यानी 2021 की मूवमेंट में ये दोनों बातें रेलेवेंट है। देन ऑन 1 मई 2022, अब हमारा 2022 वाले साल की बात हो रही है। An item of property, plant and equipment was disposed of its carrying value. An amount of 75 million was remaining in the revaluation surplus in respect of this item from the previous revaluation. कहता है 1 मई 2022 पे हमारे करंट ईयर में एक प्लांट इसको हमने बेच दिया इसकी कैरिंग वैल्यू पे, एक प्लांट जिसको हमने बेच दिया उसकी कैरिंग वैल्यू पे, यानी कि कोई गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं आया होगा, और इस एसेट के ऊपर 75 मिलियन का रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएटेड था। सर हम ये बात जानते हैं कि जब आप एक एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू करते हो तो उस पर रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट होता है, और जब वो एसेट फ्यूचर में डेप्रिशिएट होता है तो हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को हर साल रिवैल्यूएशन सरप्लस से उठाकर रिटेन अर्निंग में ले जाते हैं। और अगर वो एसेट बिक जाए तो फिर उस एसेट का जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा सारा का सारा एक साथ रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। तो यहाँ कोई एरर की करेक्शन या पॉलिसी का चेंज नहीं है, बस ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग की एक एडजस्टमेंट है। On 1 July 2022, 50 million irredeemable preference shares having par value of 10 each were issued at rupees 15 per share. 1 जुलाई 2022 में हमने 50 मिलियन irredeemable preference शेयर इशू किए, 10 रुपए की पार वैल्यू है, लेकिन हमने 15 पर शेयर के हिसाब से इशू किए। शेयर प्रेफरेंस शेयर में हम शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम अलग अलग नहीं करते, ये काम हम ऑर्डिनरी शेयर में करते हैं। पूरी 15 मिलियन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के कॉलम में दिखा देंगे। ऑन 1 अक्टूबर 2022 इंटरम, ये इंटरम डिविडेंड है, 5% का कैश डिविडेंड ऑन ऑल शेयर्स वाज मेड। पॉइंट नंबर 6 में कहता है the revalued amount of the company's head office was determined as 400 as on 31 दिसंबर 2021। लास्ट ईयर ही एक हेड ऑफिस की रिवैल्यूड अमाउंट कितनी थी? 400 मिलियन। However, revaluation was not incorporated as a change in revalued amount was considered to be temporary by the company's management। लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट ने पिछले साल इस रिवैल्यूएशन को अकाउंट फॉर नहीं किया, ये कहकर के ये चेंज टेम्पररी है। The head office had a carrying value of 350 on 31 दिसंबर 2021, और लास्ट ईयर उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 350 मिलियन। फेयर वैल्यू कितनी थी? 400 मिलियन। एंड एट रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 years, और उसकी लाइफ 10 साल थी। A revaluation loss of 24 million was recorded on 31 दिसंबर 2019 on its previous revaluation, और इसी एसेट के ऊपर 24 मिलियन का रिवैल्यूएशन लॉस 31 दिसंबर 2019 पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। सर ये चेंज ऑफ पॉलिसी है या चेंज ऑफ एस्टिमेट? ये चेंज ऑफ पॉलिसी है, चेंज ऑफ एस्टिमेट? सर ना ये पॉलिसी का चेंज है ना ये एस्टिमेट का चेंज है, ये करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर है कि एक एसेट जिसकी कैरिंग वैल्यू लास्ट ईयर 350 थी, फेयर वैल्यू 400 थी, आपको उसी साल फेयर वैल्यू पे ले आना था, आप नहीं लाए तो अब सही करना पड़ेगा इसको। इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। आपने कहा था कि अगर
लेवल पे ना भी जाए तो कॉस्टली रहे। हाँ ये भली 350 हो करी वैल्यू ये 400 पे ना जाए तो ये एरर तो नहीं हुआ, मतलब ये तो चॉइस देखें, ये चॉइस उस वक्त होती जब हम रिवॉल्यूशन मॉडल पे जाते ही ना। अब कंपनी ने बिल्डिंग के लिए रिवॉल्यूशन मॉडल ऑप्ट किया हुआ है, तो फिर मैं ये नहीं कर सकता कि एक बिल्डिंग को रिवैल्यू ना करूं, फिर मुझे बिल्डिंग को मैं ना करता रिवॉल्यूशन मॉडल और अब किसी भी बिल्डिंग के लिए। यस बिल्कुल सही है ना लिखो लास्ट लाइन कि इसने रिवॉल्यूशन मॉडल ऑप्ट किया हुआ है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में शेयर कैपिटल और रिजर्व एज एट 1 जनवरी, ये 1 जनवरी का नंबर, 31 दिसंबर का नहीं, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2021। हमारे पास शेयर कैपिटल है, हमारे पास रिटेन अर्निंग्स है, हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस है। 1 जनवरी 2020 पे हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं। अब देखें, हमें 31 दिसंबर 2020 की चेंजेस इन इक्विटी टुगेदर विद कंपैरेटिव बनानी है, यानी कि हम 2020 की मूवमेंट भी बताएंगे, 2021 की मूवमेंट भी बताएंगे, 22 और 2000 22 सॉरी 2020 के हमें 2022 हमारा करंट ईयर है, सॉरी 2022 हमारा करंट ईयर है, तो मैं 2022 टुगेदर विद कंपैरेटिव, तो यानी कि 2022 और 2021 दोनों मूवमेंट बनाऊंगा। 2021 स्टार्ट कब होगा? 1 जनवरी 2021 से, 1 जनवरी 2021 से, यानी कि 31 दिसंबर 2020 से। एक दफा सवाल को खुद भी रीड करो, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। चलिए सर, यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं सवाल को। देखिए इस सवाल में हमारे पास स्प्रिंग 23 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7, रोमन लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है फॉर द ईयर 2022 टुगेदर विद कंपैरेटिव। इन्होंने सवाल की रिक्वायरमेंट में कहा है कि टोटल के कॉलम की जरूरत नहीं है, लेकिन टोटल के कॉलम के अलावा हमें कितने कॉलम बनाना है? एक हमारे पास शेयर्स है, रिटेन अर्निंग्स है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, तो 3 कॉलम तो ये हो गए। शेयर प्रीमियम फिर हमने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए, चौथा कॉलम ये हो गया। और शेयर प्रीमियम की फिर हमने जो राइट शेयर इशू किए वो भी पार वैल्यू से ज्यादा पे इशू किया, यानी कि शेयर प्रीमियम का कॉलम भी आ गया, तो 5 कॉलम ये हो गए। और रिवैल्यूएशन सरप्लस तो इसी के अंदर मैंने काउंट कर दिया, तो मेरे ख्याल है 5 कॉलम में हमारा काम हो जाएगा। तो हम 5 कॉलम्स बना लेते हैं पहले तो। एक कॉलम बन जाएगा हमारे पास शेयर कैपिटल का, एक शेयर प्रीमियम का, एक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक रिटेन अर्निंग रिवॉल्यूशन और एक रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब देखिए हमें 2022 की मूवमेंट टुगेदर विद कंपैरेटिव्स बनानी है, यानी कि हमारी जो ये रिटेन अर्निंग्स स्टार्ट होंगी, ये स्टार्ट होगी 1 जनवरी एज एट 31 दिसंबर 2020 या 1 जनवरी 2021, एक ही बात है। सर एज एट 31 दिसंबर 2020 के नंबर्स अवेलेबल है हमारे पास। सर हमारे पास 1 जनवरी 2021 के बैलेंसेस है, 1 जनवरी 2021 के बैलेंसेस है। शेयर कैपिटल है 800, 715 रिटेन अर्निंग है 715, 99 और रिटेन अर्निंग्स है, रिवॉल्यूशन सरप्लस है हमारे पास 399। इस डेट पे हमारे पास कोई शेयर प्रीमियम और 715 इस डेट पे हमारे पास शेयर प्रीमियम और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कोई बैलेंस नहीं है। देखें इस सवाल में जो एरर हुआ है ना, इस सवाल में जो एरर हुआ है वो लास्ट ईयर हुआ है, वो लास्ट ईयर हुआ है, यानी कि ये वाले जो नंबर है आपके पास ये सही है। यस इन्होंने क्या कहा था कि 31 दिसंबर 2021 पे, 31 दिसंबर 2021 पे इसकी फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू अलग थी, तो यानी कि 2021 से पहले कोई एरर नहीं हो, तो इसका मतलब है कि 2021 के जो नंबर है वो हमारे ओपनिंग नंबर सही है। अच्छा अब
इसका इम्पैक्ट क्या होगा प्रॉफिट पे, रिवैल्यूएशन पे, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल एप्रिसिएशन पे, वो तो देखेंगे ही। लेकिन पहले इन्होंने पॉइंट नंबर 1 में कहा है कि हमने फर्स्ट फैब 21 पे 10% बोनस शेयर इशू किया एज अ फाइनल डिविडेंड। तो हमारे पास एक लाइन आइटम आ जाएगा, फाइनल बोनस डिविडेंड 10%. 2020 एट द रेट ऑफ 10%। सर हमारे पास शेयर प्रीमियम में तो कोई बैलेंस ही नहीं है, तो हमने डिविडेंड कहां से दिया होगा, रिटेन अर्निंग्स है, और 10% हमेशा शेयर कैपिटल पे अप्लाई करेंगे। तो 800 का 10% 80, तो 80 से मैं शेयर कैपिटल बढ़ा दूंगा और अपनी रिटेन अर्निंग्स कम कर दूंगा, सॉरी रिटेन अर्निंग को कम करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि हमने 15 मई 2021 पे 20 रुपए के हिसाब से राइट शेयर इशू किए, हर 4 शेयर के बदले एक राइट शेयर इशू किया, और हमारे शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए। सर जब आपने ये राइट शेयर इशू किए तब आपका शेयर कैपिटल सिर्फ 800 नहीं 880 था, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स 880 डिवाइडेड बाय 10 88 थे। तो हमने नंबर ऑफ राइट शेयर्स इशू किए होंगे हर 4 के बदले एक शेयर, तो 88 इंटू 1/4 22. 22। हमने ये जो पैसे जो हमारी प्राइस रखी थी वो रखी थी 20, लेकिन हर शेयर को इशू करने पे हमें 0.5 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर करनी पड़ी, यानी कि हमारे हाथों में नेट कितना आया 19.5। तो हमारे पास जो टोटल प्रोसीड्स आई इस 22 मिलियन शेयर्स के अगेंस्ट 429 आई, सही है। 88 मिलियन शेयर्स थे, हर 4 के बदले एक राइट शेयर इशू किया, यानी कि 22 मिलियन राइट शेयर इशू किए, 20 रुपए की राइट की इशू प्राइस थी और 0.5 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी। तो हमारे पास हर शेयर के अगेंस्ट जो पैसा आया वो आया 19.5, यानी कि टोटल पैसा आया 22 मल्टीप्लाई बाय 19.5 429। अब अगर आपने 22 मिलियन राइट शेयर इशू किए तो 22 मिलियन इंटू 10 220 चला गया होगा हमारे शेयर कैपिटल में, और बाकी का जो बैलेंसिंग है 429 माइनस 220 कितना 209, ये चला जाएगा हमारे शेयर प्रीमियम में। ठीक है, तो हमारे पास इशू ऑफ राइट शेयर्स, सर 220 से आपका शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा और 209 से आपका शेयर प्रीमियम बढ़ जाएगा। फिर अब ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ये 2022 की है। अब हमें 2021 का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस और इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन का नंबर प्लॉट करना है। अभी आप ध्यान से देखेंगे, सर हमारे पास 2021 का प्रॉफिट का नंबर भी अवेलेबल है और रिवैल्यूएशन का बैलेंस नहीं है, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस की फॉर द ईयर की अमाउंट है। ठीक है, कितनी है, प्रॉफिट है 195 और रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर कितना है 115। अब इस एडजस्टमेंट को ध्यान से देखें, कहता है एक हेड ऑफिस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू 400 मिलियन थी 31 दिसंबर 2021 पे, साल के आखिर में, और इस रिवैल्यूएशन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया मैनेजमेंट ने, ये कहकर के ये टेम्पररी है। इस हेड ऑफिस की कैरिंग अमाउंट कितनी थी 350 31 दिसंबर 21 पे, यानी कि सीधा सीधा 350 से एसेट 400 पे जाएगा, 400 की अपवर्ड, सॉरी 50 की अपवर्ड रिवैल्यूएशन। लेकिन फिर आगे कहता है कि 31 दिसंबर 21 पे इसकी लाइफ कितनी थी 10 साल, रिमेनिंग लाइफ कितनी थी 10 साल। A revaluation loss of 24 million was recorded on 31 दिसंबर 2019 in its previous revaluation। इसकी लास्ट रिवैल्यूएशन हुई थी 31 दिसंबर 2019 पे, और उस रिवैल्यूएशन में हमने 24 का रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड किया था। सर अगर हमारे पास 31 दिसंबर 21 पे रिमेनिंग लाइफ है 10 साल,
31 दिसंबर 19 पे रिमेनिंग लाइफ कितनी होनी चाहिए? 12 साल। सीधी सीधी बात है। 2019 में इंक्रीमेंट हमने रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड किया था 24 का। तो ये जो 24 का रिवैल्यूएशन लॉस हमने 2019 में रिकॉर्ड किया था, 2019 किसमें के आखिर में जो हमने ये रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड किया था 24 का, जब हमने 2020 और 21 का डेप्रिसिएशन सेव किया होगा, तो रिवैल्यूएशन लॉस कुछ ना कुछ एडजस्ट हो गया होगा। सर कितना एडजस्ट हुआ होगा? सर 2000, ये रिवैल्यूएशन लॉस आपने रिकॉर्ड किया था 2019 में, तो आपने 2020 में 24 डिवाइडेड बाय 12, 2 का रिवैल्यूएशन लॉस एक तरीके से एडजस्ट किया। 2021 में 24 डिवाइडेड बाय 12 कर दें या 22 डिवाइडेड बाय 11 कर दें, बात एक ही है, दो। तो यानी कि 31 दिसंबर 2021 पे आपका रिवैल्यूएशन लॉस पीनल में रह कितना गया? 20। सही है। अब 31 दिसंबर 21 पे आपका जो एसेट है उसकी कैरिंग अमाउंट है 350, उसकी फेयर वैल्यू है 400। आपने इस एसेट को 350 से 400 पे लाना है, फेयर वैल्यू पे लाना है। तो पहले रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस होगा 20 का, सॉरी पॉजिटिव आएगा ये, और फिर हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई आएगा 30 का बैलेंसिंग। तो यानी कि जो भी आपके पास 2021 के नंबर्स थे प्रॉफिट के और रिवैल्यूएशन फॉर द ईयर के, इसमें ये एडजस्टमेंट आएगी करेक्शन ऑफ एरर की। तो प्रॉफिट हमारा 20 से बढ़ेगा और रिवैल्यूएशन फॉर द ईयर हमारा 30 से बढ़ेगा, यानी कि इसके रिवाइज नंबर्स आ जाएंगे 215 और 145। क्या ये सबको समझ आया क्या कि हमने? पक्की बात है ना? अब इन नंबर्स को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर 2021, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। प्रॉफिट का नंबर है हमारा 215, रिवैल्यूएशन का नंबर है 145। 215 और 145, तो प्रॉफिट आ जाएगा रिटेन अर्निंग में और रिटेन रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा, रिवैल्यूएशन आ जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस में। क्या ये समझ आ रहा है? मैं और ये दोनों चीजें जो 2021 में रिपोर्ट हुई थी मैं चेंज कर रहा हूं। ये दोनों चीजें जो 2021 में रिपोर्ट हुई थी मैं चेंज कर रहा हूं, तो इन दोनों के आगे मैं लिख दूंगा रिस्टेटेड। फिर 2021 में कुछ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का भी ट्रांसफर है। 2021 में कुछ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का भी ट्रांसफर है, कितना? 26। तो हमारे पास ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग 26। तो 26 का अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकल कर रिटेन अर्निंग में जाएगा। एक मिनट सर, ये तो सवाल में गिवन था ना, आपने जब इसको अपवर्ड रिवैल्यू किया तो इसके ऊपर कोई मजीद इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं आना चाहिए? सर आना चाहिए, लेकिन ये तो रिवैल्यूएशन 31 दिसंबर 21 पे हुई है, इसका जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आएगा वो 2022 से आएगा। तो मेरे ख्याल है कि 2021 की मैं सारी एडजस्टमेंट्स कर चुका हूं। ये हमारे पास एज एट 31 दिसंबर 2021 का रीस्टेटेड नंबर, क्योंकि आपने रिटेन अर्निंग्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस में अलग अमाउंट पार्ट किए तो इनके बैलेंसेस हमारे चेंज हो जाएंगे। कितना? 1100। 1100 518
ये अभी 50% सवाल सॉल्व हुआ है, कंपैरेटिव बनाया सिर्फ हमने भी। सही है यहां तक? अब हम अपने करंट ईयर 2022 में एंटर होने जा रहे हैं। 2022 में क्या क्या हुआ है सर? 2022 में पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि एक एसेट बेचा, कैरिंग वैल्यू पे बेचा, यानी कि कोई गेन और लॉस नहीं आया, और इसके ऊपर 75 का जो है रिवॉल्यूशन सरप्लस रिकॉर्डेड था। इसका मतलब है ये 75 का अगर रिवॉल्यूशन सरप्लस था और हमने एसेट बेच दिया, तो ये 75 एकदम ही रिवॉल्यूशन सरप्लस से उठकर रिटेनिंग में चला जाएगा। तो हमारे पास जो 2022 का इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन का नंबर है, इसी में मैं ये 75 ऐड कर दूं। क्यों? क्योंकि आप तो इसी तरह लिखोगे ना, ट्रांसफर फ्रॉम रिवॉल्यूशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। तो ट्रांसफर एक तो इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन की वजह से आएगा, और दूसरा 75 के डिस्पोजल की वजह से, तो टोटल हो जाएगा 105। फिर पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि हमने 50 मिलियन राइट शेयर इश्यू किए जिसकी पार वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन हमने कितने के इश्यू किए? 15 मिलियन, 15 रुपए के हिसाब से। तो एक लाइन आइटम दे देता है, इश्यू ऑफ 50 मिलियन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सर 50 मिलियन 15 रुपए के हिसाब से, तो 50 इंटू 15 750। ये मैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉलम में लिख देता हूँ 750। सर अगर ये इररिडीमेबल की जगह रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता तो फिर इसको हम इग्नोर ही कर देते। सॉरी, ये क्यों इग्नोर कर देते? क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो आपकी लायबिलिटी है, और वो फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आती है। फिर अक्टूबर में हमने इंटरम डिविडेंड दिया, तुम्हारे पास इंटरम 5% कैश, इंटरम कैश डिविडेंड, और ये इंटरम है तो ये 2022 का ही है एट 5%। 1100 का 5% 55। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि इन्होंने लिखा है ऑन 22 अक्टूबर 5% कैश डिविडेंड वॉज मेड ऑन ऑल शेयर्स। तो ऑल शेयर्स का मतलब आई डोंट नो कि एग्जामिनर ने क्या सोच के ऑल शेयर्स लिखा है, कि वो सिर्फ शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर्स की बात कर रहा है या इसकी भी बात कर रहा है? तो देयर से पॉसिबिलिटी कि शायद वो इसकी भी बात कर रहा हो। ऑल लिखा हुआ है तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर ही। देखो अगर ऑल है तो 1100 इंटू 5% प्लस 750 इंटू 5%। नहीं, क्यों नहीं? देखो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम तो तुम बाइफरकेट करके लिखते हो, लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में तुमने एक ही कॉलम में दोनों मर्ज कर दिया है। और ये जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए, इसकी भी पार वैल्यू तो 10 ही थी ना, हमने 15 पे इशू किए। तो जो डिविडेंड मिलना चाहिए वो 50 इंटू 10 इंटू 5% मिलना चाहिए। समझ आ रहा है? मैं 80 आ रहा है, तो ये 80 रिटेन अर्निंग से माइनस करके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉलम में ऐड करेंगे। सर डिविडेंड दिया ना, तो वो डिविडेंड लेके घर चले गए, उनका कोई बैलेंस बैलेंस थोड़ी चेंज होगा इससे। रिटेन अर्निंग में 80 माइनस हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? फिर क्या हुआ सर? ये हमारे पास पॉइंट नंबर 6 में एरर की रेक्टिफिकेशन थी, इसे मैं ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुका था। क्या करंट ईयर में कोई फर्क पड़ेगा? यस। अगर लास्ट ईयर आपने एसेट को ईयर एंड पे रिवैल्यू किया तो इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बढ़ेगा, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का भी एक इम्पैक्ट आएगा। इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बढ़ेगा और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का भी एक इम्पैक्ट आएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 2022 2022 का हमारे पास प्रॉफिट का नंबर अवेलेबल है 285। सही है? आपने इसे लास्ट ईयर 31 दिसंबर 21 पे 350 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 400। और 31 दिसंबर 21 पे इसकी लाइफ कितनी थी? 10। इसका मतलब है कि जब आप 2022 में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे, इस 50 के ऊपर एक एडिशनल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। अगर आप 50 के ऊपर या 30 के ऊपर,
50 के ऊपर या 30 के ऊपर? इसके ऊपर है। 2022 के डेप्रिसिएशन में जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो 50 के ऊपर आना चाहिए या 30 के ऊपर आना चाहिए? सर ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा वो 30 रुपए के ऊपर नहीं 50 रुपए के ऊपर रिकॉर्ड होगा। देखो क्यों, ये एसेट 350 पे था, तुमने जब इसको अपवर्ड रीवैल्यू किया तो तुम 20 रुपए प्रॉफिट में एकदम ही ले गए थे, और फिर 30 रुपए रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले गए थे। तुम्हारे एसेट में कितना ग्रोथ आया है? 400। हमारी कंपनी के पास तो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, तो हमारी कंपनी ने तो इसी को डेप्रिशिएट किया होगा, हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे। तो हम जब इसको डेप्रिशिएट करेंगे तो इन दोनों के डिफरेंशियल के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे ना, तो वो 50 पे ही 10 साल हो गए, 30 पे 10 साल नहीं। लेकिन जब ये कितना जाएगा, 5 ऐड करूंगा लेस, तो ये हो जाएगा 280। लेकिन आपके पास जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है वो 50 डिवाइडेड बाय 10 नहीं होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस कितना किया है, 30 का, तो वो होगा 30 डिवाइडेड बाय 10, 3। यानी कि प्रॉफिट का नंबर हो गया 280, और ये जो ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन था जिसमें 30 लिखा हुआ था, 75 मैंने ऐड किया था, इसमें मजीद 3 ऐड हो गया। समझ आ रहा है सबको या नहीं? चेहरा से बनाते हैं कि हिम्मत हार चुके हैं कि यार ये तो नहीं होता मुझसे। सर हमारे पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर 2022 रीस्टेट लिखेंगे यहाँ पे? नहीं सर, ये तो पहली बार है। तो प्रॉफिट का नंबर हमने दोबारा से कैलकुलेट किया 280, इसे रिटेन अर्निंग के कॉलम में लिख दूंगा, और रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट नहीं, कोई क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा 2022 में कोई अपवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं है, तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का लाइन आइटम ना भी दे दो तो कोई हर्ज नहीं था, मैंने दे दिया तो चलो। फिर एक और लाइन आइटम आएगा, ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। वो कितना सर? 30, 75 और 3, 30, 75 और 3, यह आ जाएगा 108 रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऐड, सॉरी रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेस, रिटेन अर्निंग में ऐड। ये हमारे पास फाइनली नंबर आ जाएंगे एज एट 31 दिसंबर 2022। तो ये 1100 रहेगा, ये 209 रहेगा, 750 नहीं, 1184, तो ये सवाल हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ जाता है। कॉपी करें इसे, कोई चीज नहीं समझ आए तो मुझसे पूछें। चले सर आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं आईएएस 8 के स्टैंडर्ड से पर्टेनिंग स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7। स्प्रिंग 24 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7, 20 मार्क्स। कहता है पहले तो अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो रिक्वायरमेंट में हमसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मांगी है अलोंग विद कंपैरेटिव्स ईयर एंड 31 दिसंबर 2023, और टोटल के कॉलम की जरूरत नहीं है। तो यानी कि 2023 और 2022 2 सालों के मूवमेंट बना रहे होंगे। सवाल की इंफॉर्मेशन में हमें कहता है financial statement of BED Limited for the year ended 31st December 2023 are under preparation. During the review of the draft financial statement, following matters have been identified. Point number 1, statement of changes in equity was not prepared in the draft financial statement. In this respect, the following details have been gathered. Share capital and reserve as at 1st January 2021 and 22. हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का नंबर अवेलेबल है, शेयर प्रीमियम का नंबर अवेलेबल है, रिटेन अर्निंग का नंबर अवेलेबल है। फिर हमारे पास कंपनीज प्रॉफिट फॉर द ईयर 2023 ड्राफ्ट, 2022 एंड 21 ऑडिटेड 575, 477 और 321 मिलियन रिस्पेक्टिवली। फिर हमारे पास फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021
is 15% cash dividend and 10% bonus shares. The bonus issue was made from the share premium and the shares were issued in April 22 after payment of cash dividend. 31 दिसंबर 2021 के साल का फाइनल डिविडेंड 15% कैश 15% बोनस, और जो बोनस इशू है वो शेयर प्रीमियम से किया गया है, और अप्रैल के महीने में शेयर्स इशू किए कैश डिविडेंड के बाद, यानी पहले कैश पर डिविडेंड फिर बोनस डिविडेंड. Then a bonus issue of 25% was made in July 23 as an interim dividend, and 40 million right shares were issued in October 23 at 18 per share. Transaction cost of 3 million were also incurred. तो हमारे पास ये जो डिविडेंड का डेटा है, इसमें ये दो इंफॉर्मेशन 2023 की मूवमेंट के लिए रेलेवेंट है, और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो 2022 की मूवमेंट के लिए रेलेवेंट है. और पॉइंट नंबर 1 में तो मैं बैलेंस, और पॉइंट नंबर 2 में तो मैं प्रॉफिट का नंबर दिया हुआ है. ये जो फाइनल डिविडेंड 2021 का दिया, ये 2022 में दिया होगा, और ये जो बोनस इशू और राइट शेयर्स हैं 2023 में इशू. फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में कहता है ऑन 1 जनवरी 22, हमारा ईयर एंड क्या था 31 दिसंबर 2023, यानी कि कोई 4 साल पहले. ऑन 1 जनवरी 2020 company received a government grant of 600 million to acquire manufacturing plant. However, the grant was treated as income on receipt. The manufacturing plant was acquired at a cost of 1,000 million on 1st January 20, and it was estimated to have a life of 8 years and residual value of 100 million. कहता है 1 जनवरी 2020 पे हमें 600 मिलियन की गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को परचेस करने के लिए, और 1 जनवरी 2020 में हमने इसको इनकम ट्रीट कर लिया था, अपनी प्रॉफिट्स में रिटेन अर्निंग्स में ले गए थे. मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमने 1000 मिलियन का खरीदा 1 जनवरी 20 पे, जिसकी यूजफुल लाइफ 8 साल और रेजिडुअल वैल्यू 100 है. तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के हवाले से तो जो किया होगा वो सही किया होगा, एसेट रिकॉर्ड करके इसे डेप्रिशिएट कर रहे होंगे. लेकिन ये चूंकि ग्रांट हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए मिली थी, तो ये इनकम के तौर पे डे 1 पे रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि एसेट की यूजफुल लाइफ के ऊपर इसे अमोर्टाइज करना चाहिए था. ये गलती 2020 के फाइनेंशियल्स में हुई है, तो 2020 भी गलत है, 21 भी गलत है, 22 भी गलत है, और करंट ईयर 2023 में भी ये एरर होगा. तो ये करेक्शन ऑफ एरर की एक एडजस्टमेंट है. पॉइंट नंबर 3, company decided to adopt revaluation model from 1st January 2023 for subsequent measurement of land and building included in plant equipment, property, plant and equipment. However, this change has not been accounted for in the draft financial statement. करंट ईयर के पहले दिन हम प्रॉपर्टी में से लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल में ले जाना चाहते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर नहीं है, हम इसे अकाउंट फॉर कर रहे होंगे. कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. लैंड की 1 जनवरी 23 में WDV है 1000, रिवैल्यूड अमाउंट है 1250, और रिमेनिंग लाइफ कुछ नहीं. ऑफिस बिल्डिंग की WDV 750, रिवैल्यूड अमाउंट 1200 और रिमेनिंग लाइफ 9, और फैक्ट्री बिल्डिंग की WDV 1000, रिवैल्यूड अमाउंट 550 और रिमेनिंग लाइफ 5. ऑन 1 नवंबर 2023 BL sold 40% of its land. BL sold 40% of its land. Acquisition on building has been recorded using a straight line method, and BL will transfer maximum possible amount from the revaluation surplus to retained earning on annual basis. तो ये एक अच्छी तगड़ी एडजस्टमेंट है करंट ईयर की अकाउंटिंग से पर्टेनिंग. देखिए, लैंड को हमने साल के पहले दिन रिवैल्यू किया और फिर बेच दिया, और फिर उसका 40% बेच दिया. ऑफिस बिल्डिंग की हमने साल के पहले दिन अपवर्ड रिवैल्यूएशन की, और फिर अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी आएगा. फैक्ट्री बिल्डिंग की हमने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की है, करनी है, तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से रिवैल्यूएशन लॉस आएगा, एक बात. दूसरी बात, प्रॉफिट में ये 1000 के ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ होगा, जबकि अगर ये एसेट साल के शुरू में डाउनवर्ड रिवैल्यू हो गया तो जो 450 पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ फिर वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था. तो ये करंट ईयर की एक एडजस्टमेंट है जिसे करंट ईयर में देखेंगे. क्योंकि हमें 31 दिसंबर 2023 टुगेदर विद कंपैरेटिव बनाना है, तो पहले हम कंपैरेटिव्स को सही करते हैं और फिर हम करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन पे आएंगे. हमारे पास स्प्रिंग 24 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7.
कंपनी का नाम है हमारे पास वाट लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2023। सर इस सवाल की रिक्वायरमेंट में भी हमें इन्होंने कहा था कि टोटल के कॉलम की जरूरत नहीं है, लेकिन टोटल के अलावा हमें कितने कॉलम बनाने हैं? एक तो इक्विटी में तीन चीजें आ रही है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग्स। फिर हमारे पास राइट शेयर्स इशू हुए थे 18 की प्राइस पे, यानी कि शेयर प्रीमियम भी आएगा। और एसेट की रिवैल्यूएशन वगैरह है तो हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आएगा। तो हमारे पास एक दो तीन, शेयर प्रीमियम का 4 और रिवैल्यूएशन सरप्लस का 5, यानी कि सही शेयर प्रीमियम तो ऊपर है। एक दो तीन, शेयर प्रीमियम का अकाउंट तो यही काउंट हो गया, और रिवैल्यूएशन 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक हमारे पास शेयर कैपिटल, एक शेयर प्रीमियम, एक रिटेन अर्निंग और एक रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब 2022 2023 2 सालों की मूवमेंट बनानी है, तो 2022 की मूवमेंट स्टार्ट होगी हमारी एज एट 31st December 2021 से। 31st December 2021 से। सर 31st December 2021 पे हमारे पास 1 जनवरी के नंबर अवेलेबल है, 2021 के, 2022 के। तो अगर हमें 31st December 2021 चाहिए तो हम 1 जनवरी 2022 के नंबर से ले सकते हैं। तो शेयर कैपिटल 2400, शेयर प्रीमियम 563 और रिटेन अर्निंग 1345। और फिलहाल कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस नहीं है हमारे पास। पहले जो हमारे पास सवाल के अंदर एक एरर की करेक्शन है पॉइंट नंबर 2 में, वर्किंग 1, ये हमारी पर्टेन करती है गवर्नमेंट ग्रांट से। देखिए 2020 में, बल्कि 2020 में भी 1 जनवरी 2020 पे हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई 600 मिलियन की, और ये एसेट से पर्टेन करती थी, यानी कि इसको हमने इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, बल्कि एसेट की यूजफुल लाइफ अमोर्टाइज करना चाहिए था। एसेट की यूजफुल लाइफ है 8 साल। तो इसका मतलब है कि 2020 से लेकर, अब मैं मूवमेंट बना रहा हूं 2021 तक, 2021 के बाद मैं 2022 से इसकी मूवमेंट बनाऊंगा। तो इसका मतलब है कि अगर 2020 में आपको एक ग्रांट रिसीव हुई थी, आप इसे इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ये 600 रिवर्स हो जाएगा, ये 600 रिवर्स हो जाएगा। लेकिन आप इसकी अमोर्टाइजेशन तो करेंगे, और अमोर्टाइजेशन 8 साल की यूजफुल लाइफ पे पर ईयर आएगी आपके पास 75। लेकिन हमने 2020 में अमोर्टाइजेशन करनी है, 2021 में 2 सालों की अमोर्टाइजेशन हुई जानी चाहिए 31 दिसंबर 21 तक। 31 दिसंबर 21 तक 2 सालों की अमोर्टाइजेशन हो जानी चाहिए। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 8, 150। और 150 की अगर आप अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करेंगे तो नेट 450 से आपकी रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी 31 दिसंबर 21 पे।
नेट 450 से आपकी रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी 31 दिसंबर 2021 पे। तो हमने जो बैलेंसेस लिखे 31 दिसंबर 2021 पे, हम इसके आगे एक लाइन ऐड कर देंगे, इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर 450 से मैं अपनी रिटेन अर्निंग्स कम कर दूंगा। ये हमारे पास एज एट 31 दिसंबर 2021 895 रिस्टेटेड बैलेंसेस आ जाएंगे। ये 2400 रहेगा, ये 563, 95 895 और ये 0। जी सर। सर एक चीज दिमाग में ना अटक गई है। देखिए सर, इधर जो हमारे पास ये जो करेक्शन ऑफ एरर वाला पॉइंट आ रहा है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि हमने जो है गलती से शायद मतलब इधर एरर है या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहीं ऐसा ना हो जो स्पीड नॉक ऑफ कर दिया हो उसकी कॉस्ट से। ये कह रहा है ना कि हमने इसको इनकम के तौर पर रिकॉर्ड किया है। अगर नॉक ऑफ किया होता तो नॉक ऑफ की बात कर देता। सही है। इसके बाद अब हम मूवमेंट बनाएंगे 2022 की। 2022 में क्या क्या है सर? 2022 में एक तो हमारे पास प्रॉफिट का नंबर है, एक 2021 का फाइनल डिविडेंड है, और सही 2021 का फाइनल डिविडेंड है। अब 2021 का जो फाइनल डिविडेंड है ना, उसमें पहले 15% कैश डिविडेंड है। तो हमारे पास फाइनल कैश डिविडेंड 2021 15%, तो 2400 का 15% कितना आ रहा है? 360। और ये कैश डिविडेंड है तो ये हमारा रिटेन अर्निंग से माइनस हो जाएगा। फिर इसी पॉइंट में लिखा है कि हमने 10% बोनस शेयर्स भी इशू किए हैं। हमने 10% बोनस शेयर्स भी इशू किए हैं। तो हमारे पास फाइनल बोनस डिविडेंड 2021 और बोनस इशू किया है आपने 10%। इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया था कि जो हमने बोनस इशू किया है वो शेयर प्रीमियम से इशू किया है। तो 2400 का 10% इस 240, 240 से शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, 240 से रिटेन शेयर प्रीमियम कम हो जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट तुमने अकाउंट फॉर कर ली। ये एडजस्टमेंट हमारी 2023 से बटन करती है। तो फिर इसके बाद हमारे पास एक एडजस्टमेंट है जिसमें हमारे पास 2022 का प्रॉफिट है, नहीं 2022 का प्रॉफिट है 477 मिलियन। तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021, सर प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 कितना है? 477। लेकिन जब आपने इस डेफर्ड ग्रांट को रिकॉर्ड कर दिया और 2020-21 में इनकम रिकॉर्ड की, तो फिर 22 में भी इनकम रिकॉर्ड होगी। यानी कि हमारे पास 2022 में जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है 477 का, इसमें हमारे पास अमोर्टाइजेशन ऑफ ग्रांट इनकम आएगी, दैट वुड बी 600 डिवाइडेड बाय 8 या 450 डिवाइडेड बाय 6 कर दें 75। 552 तो हमारे पास जो रिवाइज प्रॉफिट आएगा वो आएगा 552 552। वर्किंग हुआ। तो 552 का रिवाइज प्रॉफिट, और चूंकि ये प्रॉफिट का नंबर मैं चेंज कर रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने कुछ और लिखा था तो इसके आगे रिस्टेटेड। फिर 2021 में कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, सॉरी 2021 में कोई रिवैल्यूएशन, 2022 में कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। रिवैल्यूएशन तो हमारे करंट ईयर में हो रही है। तो हमारे पास चूंकि 2022 में कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, तो कोई इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी नहीं होगा। और फिर जो हमारे पास ये दोनों एडजस्टमेंट थी ये 2023 से बटन कर दी थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक हमारे पास एज एट 31 दिसंबर 2022 के बैलेंसेस आ जाएंगे और ये रिस्टेटेड होंगे। 2640 तो ये हो जाएगा 2640, 323 323,
192 192 7. 1087 और रिवॉल्यूशन सरप्लस 0। ये हमारे पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी यहां तक बन गई है। ये हमारे पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी यहां तक बन गई है। करंट ईयर का हमारे पास प्रॉफिट का नंबर भी अवेलेबल है। करंट ईयर में रिवैल्यूएशन की कुछ एडजस्टमेंट वगैरह भी करनी है, लेकिन इससे पहले जो बोनस इशू है, राइट इशू है, इसको मुनासिब कर देते हैं। सेकंड बुलेट में कहा है इन्होंने कि हमने 25% बोनस शेयर इशू किए जुलाई 2023 में एज इंटरिम डिविडेंड। तो हमारे पास इंटरिम बोनस डिविडेंड 2023 एट द रेट ऑफ 25%। तो 2640 का 25% 660। अब ये 660 शेयर प्रीमियम से निकाले या रिटेन अर्निंग्स है? देखिए जब डिविडेंड हो ना, अगर वो सिर्फ नॉर्मल बोनस इशू का है ना, अगर वो सिर्फ नॉर्मल बोनस इशू का है तो आप पहले शेयर प्रीमियम से निकालेंगे, और अगर शेयर प्रीमियम में बैलेंस ना हो तो फिर रिटेन अर्निंग्स है। लेकिन अगर वो डिविडेंड की बात कर रहा है तो डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग्स से निकलेगा, अनलेस कि वो कुछ और बात करे। जैसा कि हमारे पास इससे पहले भी डिविडेंड था यहाँ पे, लेकिन उसने तुम्हें बता दिया था ना कि हमने बोनस कहां से दिया है, शेयर प्रीमियम से। तो हमारे पास कितना आया था? 2640 का 25%, 660। तो 660 से शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा और रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएंगी। फिर इसके बाद हमने सेकंड बुलेट में राइट शेयर्स इशू किए थे। इशू ऑफ राइट शेयर्स वर्किंग टू अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट इन्होंने नंबर ऑफ राइट शेयर्स बता दिए कि हमने 40 मिलियन राइट शेयर इशू किए 18 की प्राइस पे और 3 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की। यानी कि हमारे पास प्रोसीड्स आई होंगी 40 मिलियन राइट शेयर 18 की प्राइस पे 720 और 3 रुपए की या 3 मिलियन की इन टोटालिटी ट्रांजेक्शन कॉस्ट। 40 इंटू 18 माइनस 3 कितना? 717। 717 की टोटल प्रोसीड्स आई नेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो 40 मिलियन इंटू 10 400 हमारा शेयर कैपिटल में गया होगा, और बाकी बैलेंसिंग 717 माइनस 400 317 हमारा शेयर प्रीमियम में जाएगा। तो 400 और 317, 400 से हमारा शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा और 317 से हमारा शेयर प्रीमियम बढ़ जाएगा वर्किंग टू। बोनस डिविडेंड देंगे तो भी शेयर कैपिटल बढ़ेगा जी। इसके बाद अब हमारे पास 2023 का प्रॉफिट है 575 और कुछ रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स हैं जिनको हमने मैनेज करना है। हाँ, और वो अमोटाइज भी करेंगे 2023 में, बिल्कुल अमोटाइज भी करेंगे। सर 2023 में हमें प्रॉफिट के नंबर्स में भी एडजस्टमेंट करनी है और रिवैल्यूएशन भी करनी है। देखिए 2023 का प्रॉफिट का नंबर कितना है? 2023 का प्रॉफिट का नंबर है 575 और फिलहाल कोई रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई भी। पहले तो पॉइंट नंबर 3 से पहले तो पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 2 की जो करेक्शन थी, पॉइंट नंबर 2 की जो करेक्शन थी, इससे मेरे पास 2023 में भी अमोटाइजेशन इनकम आएगी। तो हमारे पास आ जाएगा अमोटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट 600 डिवाइडेड बाय 8 75। सही है। फिर हमारे पास लैंड की रिवैल्यूएशन है, बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन है और फैक्ट्री बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन है। देखो लैंड की वैल्यू 1000 से बढ़कर 1250 हो रही है, तो हमारे पास रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड 1000 से बढ़कर 1250, 1250 माइनस 1000
200 की जो भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन आई, 250 की जो भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन आई, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में चली जाएगी। फिर हमारे पास ऑफिस बिल्डिंग 750 से रिवैल्यू होके, ये पहले लैंड को किल करता है। सर आपने इसे 1000 से रिवैल्यू करके 1250 कर दिया, 250 का इस पे रिवैल्यूएशन क्रिएट कर दिया। लेकिन इन्होंने कहा है कि हमने 1 नवंबर 2023 पे 40% लैंड बेच दी। अब किस वैल्यू पे बेची, क्या गेन और लॉस हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, बस इतना बताया कि 40% लैंड बेच दी। तो इसका मतलब है कि 250 का 40% लैंड डिस्पोजल पे 250 का 40%, 100 का अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस से उठकर रिटेन अर्निंग में चला जाए। फिर ऑफिस बिल्डिंग को आप 750 से रिवैल्यू करके 1200 पे ला रहे हैं, तो हमारे पास रिवैल्यूएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 750 और 1200 का डिफरेंस, तो 1200 माइनस 750, 450, ये भी रिवैल्यूएशन फॉर द ईयर में जाएगा। और चूंकि ये बिल्डिंग अपवर्ड वैल्यू हुई, तो इसके ऊपर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कितना? सर इन्होंने 750 की बिल्डिंग को 9 साल की लाइफ पे ऑलरेडी डेप्रिशिएट किया हुआ है। मैं सिर्फ बिल्डिंग कितने से बढ़ा रहा हूँ? 450 से। तो मुझे 450 के ऊपर इसी लाइफ के हिसाब से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। 450 डिवाइडेड बाय 9, इससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और इससे आपका प्रॉफिट तो कम होगा, लेकिन ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, ये आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटर्न नहीं मिल जाएगा। तो हमारे पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग 50, देन हमारे पास फैक्ट्री बिल्डिंग 1000 से डाउनवर्ड रिवैल्यू होकर 550 पे आएगी। तो हमारे पास रिवैल्यूएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 1000 से कम करके 550 पे लाना है। तो यहाँ पे आपके पास 450 का लॉस आया, और चूंकि ये रिवैल्यूएशन लॉस आया, तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं बल्कि पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। ये पीएनएल में रिकॉर्ड होगा, यानी कि प्रॉफिट 450 से कम हो गया। अब इन्होंने क्या किया होगा कि इन्होंने 1000 पे एसेट का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दिया होगा 5 साल के लाइफ में। जब आप साल के स्टार्ट में 1000 के एसेट को ऑलरेडी 550 में लिया है, तो इन दोनों के डिफरेंशियल पे आपका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होना था। तो हम क्या करेंगे? रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। कितना? 450 डिवाइडेड बाय 5 साल की लाइफ, 90। तो जब आप 90 से डेप्रिसिएशन रिवर्स करोगे, तो आपका प्रॉफिट 90 से बढ़ जाएगा। तो सब कुछ हो गया। यस, यहाँ पे चूंकि रिवैल्यूएशन लॉस था, तो कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉफिट का एडजस्टेड नंबर आ गया, ये हमारे पास रिवैल्यूएशन फॉर द ईयर आ गई। सॉरी, 240, 700, 240 और 700, और ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग इज 150। हमारे पास 2023 की मूवमेंट में आ जाएगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर 2023, प्रॉफिट फॉर द ईयर और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वर्किंग 3 प्रॉफिट था 240 और 700, तो 240 को मैं रिटेन अर्निंग्स में बढ़ा दूंगा, और 700 की जो रिवैल्यूएशन की इनकम है, इसे मैं ओसीआई के नाम से बढ़ा दूंगा। फिर हमारे पास एक अलग लाइन आइटम आएगा, ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग वर्किंग 3। ये कितना था? 150। तो 150 से रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हो जाएगा, और 150 से रिटेन अर्निंग्स बढ़ जाएंगे। सर मेरे ख्याल है कि मैं सब कुछ अकाउंट फॉर कर चुका हूँ, सारी एडजस्टमेंट्स हम देख चुके हैं। तो ये फाइनली हमारे पास एज एट 31 दिसंबर 2023 पे बैलेंस आ जाएंगे। और ये रीस्टेट डेट नहीं है, ये पहली बार रिपोर्ट हो रहा है।
27 and 3,700, 640, 817। 815 सर। हाँ, 817 तो यहाँ तक हमारे सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। कॉपी करें सर इसे, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आइए सीट का अगला सवाल देखते हैं, जो कि हमारे पास ऑटम 2024 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा देखें, आईएस 8 में जब हम एरर की रेक्टिफिकेशन या अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज को रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करते हैं, सुनिएगा मेरी बात सर। आईएस 8 के स्टैंडर्ड में हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के तो चेंज को प्रोस्पेक्टिवली करंट ईयर में अकाउंट फॉर करता है, लेकिन अगर आईएस 8 में हमारे पास अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज आ रहा हो या एरर की रेक्टिफिकेशन आ रही हो, तो उसकी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब है कि तुम अपने ओपनिंग नंबर्स को, तुम अपनी ओपनिंग रिटेन अर्निंग से चीजों को एडजस्ट करोगे। समझिएगा मेरी बात, जो भी आप एंट्रीज बनाते हो ना, वो एंट्रीज आप करंट ईयर में ही बना रहे हो, क्योंकि पुराना साल तो क्लोज हो चुका है। पुराने साल के ट्रायल बैलेंस में जाके एंट्रीज नहीं बन रही होती। तो जो भी आप एंट्रीज बना रहे हो, वो सारी एंट्रीज करंट ईयर में बन रही है। अब उस एंट्रीज के नतीजे में जहां जहां आपका करंट ईयर का प्रॉफिट या करंट ईयर के एसेट और लायबिलिटीज हिट हो रहा है, आप प्रॉफिट एसेट लायबिलिटी डेबिट क्रेडिट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उन एंट्रीज के नतीजे में, उन रेक्टिफिकेशन के नतीजे में लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, तो फिर आप वो सारी एडजस्टमेंट्स रिटेन अर्निंग में कर रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन ही होती है कि जब हम बैलेंस शीट, पीएनएल या चेंजेस इन इक्विटी वगैरह बना रहे होते हैं ना, तो ये हम टुगेदर विद कंपैरेटिव बना रहे होते हैं। और टुगेदर विद कंपैरेटिव का मतलब है कि करंट ईयर के नंबर्स भी आ रहे होंगे और उसके पैरेलल में लास्ट ईयर के नंबर्स भी आ रहे होंगे। एरर्स की रेक्टिफिकेशन करते वक्त या अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करते वक्त लास्ट ईयर के नंबर्स को भी हम चेंज कर देते हैं। यानी कि हम, जैसे कि अगर इस सवाल को देखें, तो हमने इस सवाल में क्या किया था कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ही सही कर दिया था। लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ही सही कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे कंपैरेटिव में लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिखाना था। लेकिन अगेन एक्चुअली मैं एडजस्टमेंट करंट ईयर में बैठ के कर रहा हूं, तो ये तो सिर्फ मुझे कंपैरेटिव प्रेजेंट करना था, तो मैंने लास्ट ईयर के प्रॉफिट को सही कर दिया। लेकिन एंट्री इसकी करंट ईयर में बन रही होगी, और करंट ईयर में एंट्री बनने का मतलब है कि आपके पास प्रॉफिट का जो इम्पैक्ट है ना, वो प्रॉफिट में डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा होगा, वो रिटेन अर्निंग में डेबिट क्रेडिट होगा। बैलेंस शीट, पीएनएल या चेंजेस इन इक्विटी की प्रेजेंटेशन में चूंकि हम कंपैरेटिव दिखा रहे होते हैं, तो हम कंपैरेटिव के ही प्रॉफिट को सही कर देते हैं, कंपैरेटिव के ही एसेट लायबिलिटी को सही कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली अभी सब कुछ करंट ईयर में है, तो जो एडजस्टमेंट करंट ईयर से परटेन करती होगी, वो तो करंट ईयर के प्रॉफिट में जाएगी। लेकिन जो एडजस्टमेंट लास्ट ईयर की भी है, जो चेंजेस इन इक्विटी बनाते वक्त लास्ट ईयर के प्रॉफिट में एडजस्ट होती है, लेकिन एंट्रीज करते वक्त वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं होगी, वो एंट्रीज करते वक्त आपकी रिटेन अर्निंग से ही एडजस्ट हो रही होगी। क्या ये बात समझा पा रहा हूं मैं? अभी सवाल रीड करते हैं। कहता है पिपरी लिमिटेड constructed a warehouse at a cost of 102 million, which was completed on 30 June 2022. The warehouse has a useful life of 12 years, and upon completion, 95% of the warehouse was rented out, while remaining 5% was allocated for administrative use. The warehouse design prohibits the sale of these portions separately. कह रहे कंपनी है पिपरी लिमिटेड, इन्होंने 102 मिलियन का एक वेयरहाउस कंस्ट्रक्ट किया 30 जून 2022 में। 12 साल की इसकी यूजफुल लाइफ है। 95% रेंट आउट कर दिया, 5% अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूज में है, यानी कि पार्शियली रेंटेड आउट प्रॉपर्टी, पार्शियल ओन यूज का कॉन्सेप्ट है। कह रहा वेयर हाउस का डिजाइन इस तरह से है कि जो ये 95% पोर्शन रेंट आउट किया, 5% पोर्शन अपने हिस्से में रखा, इसको सेपरेटली सेल नहीं किया जा सकता। फिर 1 जुलाई 2023 पे, 1 जुलाई 2023 पे, एक साल के बाद, PL discovered that the warehouse cost mistakenly included abnormal wastage of 6 million in March 22. PL corrected this error immediately and also changed the warehouse subsequent measurement to fair value model. कह रहे 1 जुलाई 2023 पे हमें यह पता चला कि एक एबनॉर्मल वेस्टेज की 6 मिलियन की कॉस्ट हमने मार्च 2022 में, यानी जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी, क्योंकि एसिड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई थी? 30 जून 22 में। तो 6 मिलियन की एबनॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट आपने एसिड की कॉस्ट में इंक्लूड कर दी थी। हमने 1 जुलाई 2023 पे ये एरर सही कर दिया,
और वेयर हाउस के लिए अपनी पॉलिसी फेयर वैल्यू मॉडल पे लेकर आ गए। सर फेयर वैल्यू मॉडल क्यों? ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं है। पहले पैरा को देखो तो ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि पोर्शन सेपरेटली सेल नहीं हो सकता है और हमारे यूज में जो पोर्शन है वो इनसिग्निफिकेंट। फिर कहता है 1 अप्रैल 2024 में कंपनी स्टार्टेड यूजिंग द एंटायर वेयरहाउस फॉर इट्स इन्वेंट्री स्टोरेज, यानी कि अब हमने पूरा वेयरहाउस अपने यूज में ले लिया। द फेयर वैल्यू ऑफ द वेयरहाउस ऑन वेरियस डेट आर एज फॉलो: 1 जुलाई 23, 1 अप्रैल 24 और 30 जून 24। इन 3 डेट्स पे हमारे पास फेयर वैल्यूज अवेलेबल है। अदर इंफॉर्मेशन में कहता है डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। All the item of property plant and equipment are subsequently measured using the cost model. Prepare the journal entries with narration to be recorded in the books of the company during the year ended 30 जून 2024। 30 जून 2024 में तुम्हें क्या एंट्रीज करनी है वो आपने बतानी है। देखो 30 जून 24 का मतलब है 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024। इस साल की आपने सारी एंट्रीज बतानी है। इस साल की आपने सारी एंट्रीज बतानी है। अब इस साल में हुआ क्या क्या है? सर इस साल में हुआ यह है कि इस साल के शुरू में पता चला कि एबनॉर्मल वेस्टेज गलती से कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया। एक गलती, गलती भी सही करनी है, ये करेक्शन ऑफ एरर है, ये करेक्शन ऑफ एरर है। और वेयर हाउस के लिए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू मॉडल पे लेके जानी है, यानी कि पॉलिसी का भी चेंज हो रहा है, यानी कि पॉलिसी का भी चेंज हो रहा है। तो एक एरर की रेक्टिफिकेशन भी है और एक अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज भी है। फिर 1 अप्रैल 24 पे आपने इसे अपने यूज में ले लिया, तो मेरे ख्याल ये वाला पार्ट को इतना मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। IS 40 साइज 16 का ट्रांसफर तो हम पढ़ ही चुके हैं। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे चार्ज होता है और प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल में मेजर किया जाएगा। जरा खुद से ट्राई करते हैं जनरल एंट्रीज बनाने का, फिर मैं इसे सॉल्व करवाता हूँ। चले सर यहाँ देखिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ऑटम 24 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जो भी हो रहा है हमारे करंट ईयर में 2024 में हो रहा है, सही है। आपने एरर आइडेंटिफाई किया 1 जुलाई 2023 पे। क्या एरर आइडेंटिफाई किया कि 6 मिलियन की एबनॉर्मल वेस्ट की कॉस्ट थी जो कि गलती से पिछले सालों में कैपिटलाइज हुई भी है। सर थोड़ा सा इसको अगर हम यूं समझें कि 30 जून 22 पे इसकी इनकरेक्ट कॉस्ट 102 मिलियन कैपिटलाइज हुई है, सही है। और यहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। फिर एक साल गुजर गया, 30 जून 23, ये पिछला साल ईयर एंड था। और अब यहां से यहां तक यानी कि 1 जुलाई 23 से 30 जून 24, ये जो है ये हमारा करंट ईयर है। तो आप एरर जो आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, आप एरर जो रेक्टिफाई कर रहे हो ना, वो इस पॉइंट पे कर रहे हो, लेकिन स्टिल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुए हुए एक साल गुजर चुका है, ठीक है। अब एरर क्या है कि सर 6 रुपए की कॉस्ट मार्च 22 में हमने एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर दी थी, यानी हमने 6 रुपए जब कैपिटलाइज किए होंगे तो हमने एंट्री क्या बनाई होगी, एसेट डेबिट, 6 रुपए से कैश एंड बैंक या पेपर या कुछ भी इन्वेंट्री वगैरह का क्रेडिट कर दिया होगा, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डेबिट नहीं होना चाहिए था, बल्कि एबनॉर्मल लॉस पीनल में एक्सपेंस आउट हो जाना चाहिए था। मैं जाके 2022 का प्रॉफिट सही नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो 2023 में आ गया हूं ना, मैं तो 2024 में आ गया हूं। मैं जाके 2022 का प्रॉफिट सही नहीं करता, मैं तो 2024 में एंटर हो चुका हूं। तो मैं क्या करूंगा, 1 जुलाई 23 पे अपनी रिटेन अर्निंग्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कर दूंगा 6 से। तो इसका मतलब है कि मैंने इसकी कॉस्ट को 102 से
सही करके 96 करेक्ट कर दिया 96 पे। अच्छा, फिर ये साल गुजर गया, लेकिन ये जो साल गुजरा इसमें रिकॉर्ड करने वाले ने गलत कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया हुआ होगा, जबकि हमारे हिसाब से कॉस्ट कितनी है 96, इसने 102 पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया होगा, हमारे हिसाब से कॉस्ट कितनी है 96। अच्छा, पहले तो कॉस्ट मॉडल ही चल रहा था, पहले तो कॉस्ट मॉडल ही चल रहा था, ये तो करंट ईयर में सोचा है कि हमने मॉडल चेंज करना है। तो सर रिकॉर्ड करने वाले ने इस 102 और 96 यानी कि 6 के डिफरेंस के ऊपर इस एक साल में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया होगा। एंट्री क्या बनाई होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्टिव डेप्रिसिएशन क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। मैं उसका डेप्रिसिएशन भी सही करूंगा, लेकिन अगेन मैं उस साल में नहीं जा सकता, मुझे जो करना है इसी साल में करना है। तो मैं रिटेन अर्निंग्स डेबिट नहीं, क्रेडिट और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन डेबिट। कितने से सर, 6 डिवाइडेड बाय इसकी यूजफुल लाइफ 12 कहाँ दी हुई है, ये रही 12 साल। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट नहीं कर सकते? कर सकते हैं 0.5, सही है। अब जब तुमने ये दो एंट्री बना ली, जब तुमने ये दो एंट्री बना ली, तो तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट 96 है, तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितना है 5.5। तो कैरिंग अमाउंट कितनी है, तो 96 को डेप्रिसिएशन निकालना तो 96 डिवाइड बाय 12, 8 आना तो 8 आ रहा है। डेटा आएगा ना? 88 ये दो एंट्री करने के बाद, ये दो एंट्री करंट ईयर में करने के बाद, ये दो एंट्री करंट करने के बाद तुम्हारी पोजीशन क्या है कि तुम्हारी कॉस्ट है 96, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है 8 और कैरिंग अमाउंट 88, सही है। एरर सही हो गया। अब इनको एक और काम करना है, कहता है कि हम जो है ना वेयर हाउस को फेयर वैल्यू मॉडल पे लाना चाहते हैं। सर ये हमारा चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी हो रहा है, और चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में हम रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करेंगे। किसी के जहन में ये नहीं आ रहा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की रिवैल्यूएशन में तो आप कभी रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट नहीं करते थे। जितने हमने प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन के सवाल देखे आज की क्लास में, आज से पहले अपने कोर्स में, कभी हमने रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं की जब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल में लाते थे। ऐसा क्यों करंट ईयर चेंज कर सकते हो? सर? ये बात IS 8 में स्पेसिफिकली मेंशन है कि चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल, चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल अंडर IS 16 इस, थोड़ी सी ये बात गलत है, इस चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बट नॉट अकाउंटेड फॉर अंडर IS 8, it is accounted for prospectively under IS 16। ये जो हम अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की रिवैल्यूएशन करके उसको कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल में लाते हैं ना, ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। लेकिन एक ऐसी एक्सेप्शन है जो कि IS 8 में स्पेसिफिकली लिखी है कि जब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन करते हो ना, तो इसे IS 8 में रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, इसे IS 16 में ही रहते हुए प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जब तुम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को फर्स्ट टाइम रिवैल्यू करते हो तो इसकी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, इसकी प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन थी। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जो हम कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल में ला रहे हैं, ये पॉलिसी का चेंज है, पॉलिसी का चेंज है तो हम इसकी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करेंगे। अब 1 जुलाई 2023 में हमारे पास फेयर वैल्यू कितनी है 108। सर 1 जुलाई 2023 पे अगर हमें इस प्रॉपर्टी को 108 पे लाना है तो हमें पहले तो मैं काम करता हूं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बैलेंस को एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन से नॉक ऑफ कर देता हूं। कितना था 8, तो इससे हुआ कुछ भी नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कैरिंग वैल्यू कॉस्ट 88 हो गई। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मुझे साल के शुरू में रिवैल्यू करना है, कितना 108 88 20। सर ये जो 20 है ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, करंट ईयर के P&L में या रिटेन अर्निंग्स में? करंट ईयर में करंट ईयर के P&L में या रिटेन अर्निंग्स में? करंट ईयर में
सर अगर मैं करंट ईयर के पीएनएल में इसको रिकॉर्ड करूं तो इसका मतलब है कि फिर मैंने तो वही काम कर दिया कि मैं चेंज ऑफ पॉलिसी को करंट ईयर में प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर कर रहा हूं। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा सवाल के अंदर एक फ्लॉ भी है, इसने आपको बैलेंसेस ना 1 जुलाई 23 पे दिए, इसको आइडियली ये 30 जून 23 पे देना चाहिए था, तभी तो वो लास्ट ईयर से पर्टेन करता। लेकिन अब इन्होंने यहाँ लिख दिया ऐसे, तो अब यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी या फॉर द सेक ऑफ असम्पशन कि भाई 1 जुलाई 23 की फेयर वैल्यू इज एज गुड एज 30 जून 2023 की फेयर वैल्यू, और अब हम इसे 88 से 108 पे लाएंगे और इसे रिटेन अर्निंग से एडजस्ट करें, रिटेन अर्निंग से एडजस्ट करें। फिर क्या हुआ, अब हम करंट ईयर के स्टार्ट में पिछला सारा मामला सही कर चुके हैं, एरर को भी सही कर चुके हैं और अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज को भी अकाउंट फॉर कर चुके हैं। अब करंट ईयर स्टार्ट हो गया, करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर फेयर वैल्यू मॉडल स्टार्ट हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए कॉस्ट मॉडल है। 1 अप्रैल 24 पे हमने इसे खुद यूज करना शुरू कर दिया, तब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड से उठकर IAS 16 में जाएंगे। जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से उठकर IAS 16 में जाएंगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल चल रहा हो तो डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन पहले हम उसे फेयर वैल्यू पे लाएंगे, और अब फेयर वैल्यू कितनी है 114। तो 1 अप्रैल 14 पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, ये वाला जो फेयर वैल्यू गेन है ये करंट ईयर गेन है, ये पीएनएल में रिकॉर्ड होगा 114 माइनस 108 6। और चूंकि अब हमने इसे अपने इस्तेमाल में ले लिया तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 114 और बस अब साल का आखिर आएगा 30 जून 24। अब हमें इस पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है पीएनएल में और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करना है, कितने से सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको 1 अप्रैल 24 पे लाइफ पता होनी चाहिए, क्योंकि ये तो 1 अप्रैल 2024 पे प्रॉपर्टी प्लान एग्रीमेंट बना है, तो यहां से आगे डेप्रिशिएट होगा ना, पहले तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल में चल रहा था। देखो इसकी कंसेशन कंप्लीट कब हुई थी, इसकी कंसेशन कंप्लीट हुई थी 30 जून 22 पे, उस वक्त इसकी लाइफ कितनी थी 12 साल। तो 30 जून 22 से 30 जून 23 तक 1 साल गुजर गया, और करंट ईयर में भी तुम इसे 1 अप्रैल पे लाए हो, ये 1 अप्रैल 24 है। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने गुजर चुके हैं, यानी कि इस डेट पे जो लाइफ लैप्स्ड है वो 1 ईयर 9 मंथ्स है। समझ रहे 1 ईयर 9 मंथ्स कैसे, 1 साल ये वाला गुजर चुका है ऑलरेडी, और करंट ईयर में 1 अप्रैल तक तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने गुजर चुके हैं, तो इतनी लाइफ गुजर चुकी है, यानी कि 1 अप्रैल 24 में इसकी लाइफ कितनी है 10 साल 3 महीने। इसको पॉइंट्स में कैसे लिखता है 10 प्लस 3/12 10.25। सर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे इसका 114 डिवाइडेड बाय 10.25 मल्टीप्लाई बाय अप्रैल मई जून 3 महीनों का 11 मंथ्स कौन कह रहा है, 11 अमाउंट बन रहा है, 3 महीने का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे ना, अप्रैल मई जून 3 महीने का, ये 11 तो नहीं आ रहा। क्या ये समझ आ रहा है हमें सर, ये एंट्रीज बनानी थी यहाँ पे, कॉपी कर लें इसे तो फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं।